नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 351 जागृति की गोली। मेजबान को बॉडीगार्ड के रूप में अपना मिशन पूरा करने के लिए बधाई। आप अपने क्लाइंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कामयाब रहे हैं और भाड़े के सैनिकों के ठिकाने को खाली करने में उनकी मदद की है। सिस्टम से संकेत सुनकर क्रिश जैसे ही संभला, उसके सामने संकेतों की एक और श्रृंखला प्रकट हो गई। पुरस्कारों की गणना कर ली गई है। आपको उन्नत युद्ध कौशल और एक जागृति गोली मिली है। उन्नत स्तर के युद्ध कौशल में निहत्थे युद्ध कौशल के साथ साथ गर्म हथियारों का उपयोग भी शामिल होगा। सभी प्रकार के हथियार शामिल हैं, लेकिन हथियारों की महारत उच्चतम स्तर पर संभव नहीं है। जागृति गोली। यह एक ऐसी गोली है जिसका उपयोग मनुष्य के आनुवंशिक गुणों को जगाने के लिए किया जा सकता है। मानव शरीर के भीतर आनुवंशिक गुणों को जगाने पर वह ऐसी क्षमता प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा जो सामान्य मनुष्यों से परे है। क्रिश चुप था और अपने द्वारा प्राप्त पुरस्कारों के बारे में जानकारी ले रहा था। हालांकि वह लगातार 3 बार जीवन को बचाने में कामयाब रहा था, लेकिन सिस्टम से उसे केवल 2 पुरस्कार मिले थे। बेशक क्रिश शिकायत नहीं करेगा। आखिरकार, अगर वह वास्तव में सिस्टम के बिना एक साधारण अंगरक्षक होता तो यह इतना आसान नहीं होता। भले ही वह इसे पूरा कर लेता, लेकिन जाहिर है कि उसे जो मिला था उसका उसे कोई इनाम नहीं मिलता। जैसे ही क्रिश इस बारे में सोचना शुरू कर रहा था, अचानक उसके दिमाग में बहुत सी जानकारी उमड़ पड़ी। ये सब युद्ध कौशल के बारे में था। इससे पहले आखिरी बार जब उन्होंने सिस्टम से युद्ध कौशल प्राप्त किया था, तब वह जीवनसन निवास में अंगरक्षक के रूप में काम कर रहे थे। उस समय उन्हें मध्यवर्ती स्तर तक का युद्ध कौशल प्राप्त हुआ था। इंटरमीडिएट स्तर के युद्ध कौशल में बंदूकों और अन्य हथियारों के उपयोग के कौशल और ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन इस बार जब क्रिश ने अपने दिमाग में भरी जानकारी को एकीकृत करना शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ कि यह ठीक वैसा ही था जैसा सिस्टम ने दावा किया था। इसमें हथियारों के प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी, जिनमें हाथ के हथियार, यहाँ तक कि टैंकर, लड़ाकू जेट और यहाँ तक कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर जैसे वाहन भी शामिल थे। क्रिश को बस एक ही बात पर अफसोस हुआ कि उसने इन हथियारों के बारे में पहले ही जानकारी हासिल कर ली थी। ये कहा जा सकता है कि व्यावहारिक अनुभव के अलावा क्रिश इन हथियारों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। लेकिन यह एक क्षणभंगुर विचार था। जब क्रिश ने प्राप्त जानकारी में गहराई से गोता लगाया, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने एआई द्वारा प्राप्त की गई जानकारी से कहीं ज्यादा जानकारी प्राप्त की है। एआई ने केवल वही जानकारी हासिल की थी जो उपलब्ध थी, लेकिन सिस्टम से जो जानकारी मिली थी वह उससे कहीं ज्यादा थी। जो कौशल रिकॉर्ड नहीं किए गए थे उन्हें भी शामिल किया गया था, और इसके अलावा मांसपेशियों की याददाश्त भी शामिल थी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि क्रिश हर हथियार या लड़ाकू वाहन से अच्छी तरह परिचित था। इस बिंदु पर कोई व्यक्ति कह सकता है कि क्रिश एक अनुभवी लड़ाकू, उच्च क्षमता वाला सैनिक था। लेकिन क्रिश ने एक और बात पर गौर किया। वह ये कि सिस्टम ने दावा किया था कि यह हथियारों के लिए कौशल का शीर्ष स्तर नहीं था। इसके बजाय ऐसा लगता था कि इससे भी उच्च स्तर था। लेकिन जाहिर है क्रिश को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार, भले ही यह एक अद्भुत इनाम था, लेकिन यह उतना आश्चर्यजनक नहीं था जितना कि उसे पिछला इनाम मिला था। जागृति की गोली। यह ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के जीन के गुणों को जागृत करने के लिए किया जा सकता था। क्रिश को आश्चर्य हुआ कि क्या यह संभव है कि जागृति की गोली का उपयोग करके वह एक उत्परिवर्ती की तरह हो जाए। आखिरकार, उसे यह स्पष्ट रूप से याद है कि जिस समय उसने वह वीडियो देखा था जो उसकी मां ने उसके लिए छोड़ा था, उसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस शोध पर वे काम कर रहे थे वह आनुवांशिकी से संबंधित था। उनका मानना था कि वे जीन को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे मनुष्य की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन आज तक क्रिश को इस बात पर यकीन नहीं था। बेशक वह पहले ही शौर्य से मिल चुका था, जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ऐसी क्षमता थी जो एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं थी। क्रिश का मानना था कि शौर्य के म्यूटेंट होने की संभावना थी। इस बिंदु पर क्रिश ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि क्या ऐसी संभावना है कि शौर्य उन लोगों में से एक था जिन्हें उसके माता पिता ने शोध में शामिल किया था। आखिरकार उसकी मां ने कहा था कि उनमें से कुछ बच गए थे, लेकिन अन्य नहीं। शायद शौर्य उन लोगों में से एक था जो बचने में कामयाब रहे थे, और सिर्फ बचने के अलावा उसने आगे बढ़कर ऐसी क्षमताएं भी हासिल कर ली थी जो एक महामानव की होती हैं। कुछ देर सोचने के बाद क्रिश ने इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया। उसे बस शौर्य से अगली बार मिलने पर पूछना होगा। उस समय वह अपने संदेह दूर कर सकेगा। अगली बार कब मिलेंगे इस बारे में क्रिश को कुछ पता नहीं था। क्रिश ने तुरंत अपने नए घर वापस जाने का फैसला किया।
वहां पहुंचने पर उसे इस जागृति की गोली के बारे में और सोचना होगा। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, क्रिश तुरंत गाड़ी चलाकर चला गया और कुछ ही मिनटों में वह घर पहुंच गया, ये देखते हुए कि वह रॉबर्ट के घर से ज्यादा दूर नहीं था। क्रिश तुरंत बाथरूम की ओर चला गया। शरीर को बढ़ाने वाली गोलियों की जांच करने के अनुभव के कारण क्रिश पूरी तरह से तैयार था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे अपने शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव आदि का अनुभव होने वाला था। बाथरूम में जाने के बाद क्रिश ने तुरंत सिस्टम से संपर्क किया तथा जागृति गोली के बारे में और अधिक जानकारी मांगी। सिस्टम, क्या इस गोली को लेने से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? हो सकता है कि मैं कुछ समय के लिए बेहोश हो जाऊं या मुझे लकवा मार जाए वगैरह, क्रिश ने पूछा। वर्तमान में वह एक अंगरक्षक था, इसलिए अगर वह लकवाग्रस्त हो गया और जीवन राजपूत निवास छोड़ना चाहता था तो चीजें थोड़ी अधिक जटिल हो जाएंगी। अगर जीवन घायल हो जाता या उससे भी बदतर मारा जाता तो हालात और भी बदतर हो जाते। अगर वह मारा जाता तो हालात बेहद जटिल हो जाते और इस बात की बहुत संभावना थी कि क्रिश सिस्टम खो देता। इसलिए क्रिश को तैयार रहना था। कम से कम उसे ये तो पक्का पता होना चाहिए था कि जीवन किसी जोखिम भरी चीज में शामिल नहीं होगा, और इसके अलावा उसे ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों की गतिविधियों के बारे में भी पक्का पता होना चाहिए था। मेजबान निश्चिंत हो सकता है। जिस क्षण वह जागृति की गोली लेगा, गोली के औषधीय प्रभावों के सेवन में केवल 30 मिनट लगेंगे। इसके अतिरिक्त जीन की सक्रियता उन 30 मिनटों के भीतर होगी। ये सुनकर क्रिश को तुरंत राहत मिली। हालांकि सिस्टम ने उसे गोली लेने पर होने वाले किसी भी साइड इफेक्ट के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, लेकिन यह अच्छी बात थी कि इसमें केवल 30 मिनट का समय लगने वाला था। लेकिन तभी क्रिश को कुछ याद आया, इसलिए उसने तुरंत पूछा, सिस्टम, क्या जागृति प्रक्रिया के दौरान कोई असामान्य घटना घटित होगी? क्रिश को डर था कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा जैसा उस समय हुआ था जब उसने शरीर को बढ़ाने वाली गोली ली थी। उस समय उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया था और अपने शरीर के भीतर की ताकत को नियंत्रित करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसने एक पूरी इमारत को लगभग नष्ट कर दिया था, जो कि एक बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता था। और अगर लोगों को पता चल जाता कि वह इसके लिए जिम्मेदार है तो जाहिर है कि चीजें हाथ से निकल जाती। और उससे भी बढ़कर क्रिश ने कुछ निर्दोष लोगों की हत्या भी कर दी होगी। आखिरकार एक मंजिला इमारत का ढह जाना कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि यह सच था कि वर्तमान में उसे लोगों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके विला में वह अकेला था। लेकिन फिर भी वह आगे बढ़कर रहने के लिए दूसरी जगह की तलाश शुरू नहीं करना चाहता था। इसके अलावा अगर यह इमारत ढह जाती तो यह स्पष्ट था कि इससे हंगामा मचने वाला था। और ये देखते हुए कि यह एक प्रथम श्रेणी का शहर था, जाहिर तौर पर जांच शुरू की जाने वाली थी, खासकर ये देखते हुए कि केवल यही इमारत प्रभावित होने वाली थी। लेकिन जब क्रिश ने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि आसपास के इलाकों की दूसरी इमारतें भी प्रभावित हो सकती हैं। आखिरकार ऐसा नहीं था कि क्रिश भविष्यवाणी कर सकता था कि क्या होगा, खासकर ये देखते हुए कि यह आनुवंशिकी और महाशक्तियों से जुड़ा मामला था। कोई अलौकिक घटना नहीं होगी, सब कुछ बेहद शांत रहेगा, सिवाय मेजबान के शरीर के भीतर जहां परिवर्तन हो रहे होंगे। ये क्रिश के लिए राहत की बात थी। कम से कम उसे गोली लेने के लिए एकांत जगह खोजने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह यहां गोली ले सकता था क्योंकि इससे आसपास के लोगों का ध्यान उसकी ओर नहीं जाएगा। अब जब सब कुछ तय हो गया था तो क्रिश ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि कहीं बहुत ज्यादा पसीना आने जैसी कोई बात ना हो जाए। और ये देखते हुए कि यह कुछ ऐसा था जिसमें अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया जाना था, शायद उसका शरीर भी फैल जाए और कपड़े बिना किसी कारण के फट जाएं। सारी जरूरी तैयारियां करने के बाद क्रिश ने गोली खा ली। गोली सफेद रंग की थी और उसका आकार एक साधारण मटर के दाने जितना था। गोली खाते ही क्रिश के शरीर में अचानक बदलाव आने लगे। अध्याय 352 जागृति। क्रिश को अचानक लगा कि उसका शरीर ठंडे पानी में डूब गया है। और ये सिर्फ बाहर ही नहीं था, बल्कि उसके अंदरूनी अंगों को भी बहुत ठंड लग रही थी। इस समय क्रिश को पहले से की गई सारी तैयारियां पूरी तरह से बेकार लगने लगी थीं। उसने सोचा था कि काया बढ़ाने वाली गोली की तरह ही उसके शरीर का तापमान भी बढ़ने वाला है, लेकिन इस समय उसे लगा कि उसका पूरा शरीर जम रहा है। कई बार शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली गोली लेने के बाद उसकी ठंड प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हुआ था, लेकिन इस बार यह स्पष्ट था कि इस समय तक शरीर ने जो प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित की थी वह ठंड का प्रतिरोध करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। उसका शरीर थोड़ा थोड़ा कांपने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके शरीर का तापमान कम होने लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। क्रिश को लगा कि उसके शरीर की सारी मांसपेशियां सुन्न हो गई हैं। फिर अगले ही पल उसकी त्वचा पर बर्फ जमने लगी।
इस समय ऐसा लग रहा था जैसे क्रिश को फ्रीजर में फेंक दिया गया हो। इस समय क्रिश का पूरा शरीर कांप रहा था। ये स्पष्ट था कि उसे ठंड बर्दाश्त करने में मुश्किल हो रही थी। उसने ठंड बर्दाश्त करने की कोशिश में अपने दांत पीस लिए थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह असंभव होता जा रहा था। इस दौरान क्रिश खड़ा रहा और सोच रहा था कि उसका पूरा शरीर जम सकता है, और अगर वह सचमुच बर्फ की एक परत में जम गया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं अगर वह गिरकर टुकड़ों में टूट गया। बेशक ये सिर्फ क्रिश की धारणा थी, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने यथासंभव प्रयास किया और जमीन पर बैठने में कामयाब हो गया। जो फर्श इस समय काफी ठंडा माना जा रहा था वह काफी गर्म लग रहा था। क्रिश को उम्मीद थी कि सिस्टम उसे तापमान में कमी के बारे में सूचित कर देगा। इस तरह वह ठंड से निपटने के लिए पहले से ही तैयार हो सकता था। अपने मन में चल रहे विचारों के बावजूद क्रिश ठंड को सहन करता रहा। करीब 10 मिनट बाद क्रिश को ऐसा नहीं लगा कि उसके शरीर का तापमान कम हो रहा है। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि यह एक स्थिर दर पर है। क्रिश को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे डर था कि अगर उसने शरीर को बढ़ाने वाली गोली नहीं ली होती तो वह अब तक जम चुका होता। ये स्पष्ट था कि आंतरिक अंग और रक्त कम तापमान को झेलने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन क्रिश ने पाया कि कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से असामान्य था। वह ये कि कम तापमान के बावजूद ऐसा लग रहा था कि उसका खून बिल्कुल भी जम नहीं रहा था। ये बस अपना प्रवाह बनाए रखता था और दिल धड़कता रहता था। बस इतना था कि उसकी धमनियों में रक्त के प्रवाह की दर और दिल की धड़कन की दर में नाटकीय रूप से कमी आ गई थी। और अगर क्रिश के पास तीव्र इंद्रियां न होती तो उसे लगता कि उसका दिल रुक गया है, फिर भी उसकी आंखें खुली थीं और वह देख सकता था। क्रिश अगले 10 मिनट तक ठंड को सहता रहा। फिर अचानक उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर का तापमान किसी तरह बढ़ने लगा है। क्रिश को यह देखकर राहत मिली। उसे बस यह महसूस हुआ कि जिस दर से उसके शरीर का तापमान बढ़ रहा था वह काफ़ी धीमी थी। इस दर से उसे अपनी सामान्य अवस्था में आने में कुछ मिनट लगने वाले थे। लेकिन वह क्या कर सकता था? वह बस तब तक इंतजार कर सकता था जब तक सब कुछ वैसा न हो जाए जैसा होना चाहिए था। इसलिए वह बस उस ठंड को सहता रहा जिसने उसकी पूरी नसों को जमा दिया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे दर्द महसूस न हो। गोली लेने के लगभग 25 मिनट बाद अचानक क्रिश को लगा कि उसका पूरा शरीर बदल रहा है। हालांकि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे उसने शुरुआत में ही नोटिस कर लिया था, लेकिन इस समय उसे अचानक लगा कि यह प्रक्रिया किसी तरह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्रिश को पूरे शरीर में बेचैनी महसूस हो रही थी। साथ ही उसे लगा कि उसे दर्द भी महसूस होना चाहिए, लेकिन किसी तरह क्योंकि उसका शरीर काफी समय से जम गया था, इसलिए उसे अपने शरीर में किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। दर्द महसूस न होने के बावजूद असहजता की भावना ने उसे समय समय पर अपना शरीर हिलाने पर मजबूर कर दिया। अगर वह अपने शरीर के अंदर खुजला सकता तो वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। यह असहज अनुभूति गुदगुदी के एहसास से हुई, साथ ही ऐसा एहसास भी हुआ जैसे कोई उसके अंदरूनी अंगों को छू रहा हो। बस इतना था कि अगर उसके अंदरूनी अंगों को छुआ भी जाता तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता था। करीब 2 मिनट बाद अचानक सब कुछ रुक गया। क्रिश को समझ नहीं आया कि प्रक्रिया पूरी हो गई है या फिर उसमें कोई रुकावट आ गई है। फिर भी उसे बस यही उम्मीद थी कि कुछ भी गलत न हुआ हो। और जब वह इस बारे में सोच रहा था तो उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। क्रिश को ऐसा लग रहा था कि उसका सिर दर्द से फट जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा हो। क्रिश को महसूस हो रहा था कि उसके माथे पर नसें उभर आई हैं, जो उसके शरीर के अन्य भागों तक फैल रही हैं। ठंड जो पहले दर्द को सुन्न कर रही थी, किसी तरह गायब हो गई थी, लेकिन क्रिश को लगा कि उसकी मांसपेशियां अभी थोड़ी अकड़ गई हैं। हालांकि वह अपने शरीर को थोड़ा हिला सकता था और उसके हाथ भी हिल सकते थे, लेकिन उसके लिए जमीन से उठ पाना असंभव था। क्रिश चीखना चाहता था, लेकिन अपनी अविश्वसनीय इच्छाशक्ति के कारण वह खुद को रोक पाने में कामयाब रहा। लेकिन इसके बावजूद वह समय समय पर कराहने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि उसे लगा कि इस समय उसके सिर में मौजूद शरीर बहुत भारी है। आखिरकार लगभग 2 मिनट बाद दर्द पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि वह था ही नहीं। क्रिश को लगा कि शायद वह उस दर्द के बारे में भ्रम में था जिसे वह सह रहा था। दिन के अंत में सामान्य परिस्थितियों में अगर किसी व्यक्ति को सिर दर्द होता है तो दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर अंततः गायब हो जाता है। लेकिन खुद के लिए वह बहुत ज्यादा दर्द से गुजर रहा था, जो अगले ही पल गायब हो जाता था, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। क्रिश दंग रह गया। उसने कहा कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें ऐसी चीजें देख सकती हैं जो वह पहले नहीं देख सकता था। वैसे ऐसा नहीं था कि वह कुछ खास देख सकता था, लेकिन उसे बस यह महसूस हुआ कि जिस तरह से वह दुनिया को देख रहा था
वह पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग था। साथ ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी मस्तिष्क गतिविधि में काफ़ी वृद्धि हुई थी, बावजूद इसके कि कई शारीरिक वृद्धि करने वाली गोलियां लेने के बाद उन्हें सुधार महसूस हुआ था। क्रिश को इस अजीब सी अनुभूति के बारे में यकीन नहीं था, लेकिन उसे लगा कि वह किसी तरह पहले से ज़्यादा समझदार हो गया है। उसे इस बारे में यकीन नहीं था, ये भी नहीं पता था कि यह सिर्फ एक भ्रम था या नहीं, लेकिन उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। ये केवल उस क्षण की बात है जब क्रिश खड़ा होने का प्रयास करना चाहता था कि उसे अचानक एहसास हुआ कि जो सुन्नपन का एहसास उसे हो रहा था वह भी किसी तरह गायब हो गया था। हो सकता है कि यह उस सिरदर्द के साथ गायब हो गया हो जो उसे कुछ क्षण पहले महसूस हुआ था, या हो सकता है कि उस समय जब वह दर्द महसूस कर रहा था। क्रिश को इस बारे में यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वह बिना किसी समस्या के अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में कामयाब रहा। इस समय उसे लगा कि उसका शरीर पूरी तरह से सामान्य है, ठीक वैसे ही जैसे कि वह जागृति की गोली लेने से पहले था, सिवाय इसके कि वह चीज़ों को देख सकता था और उसका मस्तिष्क जिस तरह से काम कर रहा था। क्रिश अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। क्या ये हो सकता है कि जागृति की गोली ने उसके दिमाग को बढ़ाया हो? अगर ऐसा था तो क्या ये थोड़ा नहीं था? आखिरकार अगर वह जागृति की गोली से अपने अनुभव में आए सुधार की तुलना शरीर को बढ़ाने वाली गोली से करता तो क्रिश शरीर को बढ़ाने वाली गोली लेना पसंद करता। आखिरकार शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली गोली न केवल उसकी दिमागी शक्ति को बढ़ाएगी, बल्कि इसके बजाय यह उसकी शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ाएगी। दूसरी ओर जागृति की गोली उसे केवल जम जाने की यातना और एक बड़ा सिरदर्द का अनुभव करा सकती है, जिससे उसे केवल एक छोटा सा लाभ मिलेगा। हालांकि क्रिश को परिणाम से खुशी नहीं थी, लेकिन वह क्या कर सकता था? आखिरकार ऐसा नहीं था कि उसने इतनी बड़ी रकम चुकाई थी ताकि उसे जागृति की गोली मिल सके। दूसरे अंगरक्षक अपनी जान जोखिम में डाल सकते थे, लेकिन जाहिर है कि उन्हें उसके जैसा कुछ नहीं मिलेगा जिसके पास एक धोखा देने वाला सिस्टम था। गहरी सांस लेने के बाद क्रिश ने आखिरकार खुद को शांत किया और जागृति गोली के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसे समझ में आ गया कि एक संभावना थी कि कुछ ऐसा था जो छिपा हुआ था जिसे सक्रिय किया गया था, ये देखते हुए कि जागृति गोली उसके जीन के भीतर कुछ जगाने वाली थी, लेकिन वह निश्चित नहीं था। क्रिश ने गर्म पानी से नहाया, हालांकि उसका बूटी का तापमान सामान्य हो गया था। उसके बाद उसने नए कपड़े लिए, उन्हें पहना और फिर बेडरूम में वापस चला गया। वह अभी बेडरूम में मौजूद सोफे पर बैठा था और बिस्तर पर पड़े लैपटॉप को देख रहा था। और उसी समय उसे अचानक एक झुनझुनी सी महसूस हुई। उसके मन में अचानक ये विचार आया कि लैपटॉप को उसके पास आना चाहिए। और कुछ चमत्कार हुआ और लैपटॉप सचमुच बिस्तर से उठकर उसकी ओर चला आया, हवा में थोड़ा हिलता हुआ। अध्याय 353 परीक्षण पूर्ण जांच। क्रिश को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि लैपटॉप वास्तव में उसकी ओर उड़ रहा था। हालांकि वह हिल रहा था, लेकिन उसके विचारों के अनुसार वह वास्तव में हवा में तैर रहा था, उसकी ओर आ रहा था। लैपटॉप के सामने आते ही क्रिश ने उसे पकड़ने के बजाय सोचा कि लैपटॉप वापस उसी जगह चला जाएगा जहां वह पहले था। उसके इस बारे में सोचते ही लैपटॉप वापस बिस्तर पर उड़ने लगा। क्रिश को सुखद आश्चर्य हुआ। इसी समय उसे अचानक कुछ याद आया। क्या ऐसा हो सकता है कि जागृति की गोली लेने के बाद उसे कोई क्षमता प्राप्त हो गई हो? क्रिश को इस समय यही एकमात्र स्पष्टीकरण मिल सका। आखिरकार शुरू में उसने सोचा था कि गोली लेने के बाद उसके मस्तिष्क क्षेत्र में मामूली सुधार के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने किसी तरह से टेलीकिनेसिस की क्षमता हासिल कर ली थी और मन के जरिए चीज़ों को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर ली थी। वह उन्हें उठा सकता था, फेंक सकता था, यहाँ तक कि उन्हें खींच भी सकता था। क्रिश ने कमरे में ये सब करके देखा और आखिरकार उसे यकीन हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसने जो जागरण बिल लिया था वह असाधारण था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे केवल 2 पुरस्कार मिले थे, जबकि जीवन के साथ बाहर जाने के दौरान बहुत खतरा था। इस समय क्रिश ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या अब वह एक उत्परिवर्ती है। आखिरकार ये क्षमता जागृति की गोली लेने के बाद सक्रिय हुई थी, जिसने उसके जीन को जागृत कर दिया था। क्रिश ने कोशिश जारी रखी। वह अपनी प्राप्त की गई टेलीकिनेसिस क्षमता की पूरी क्षमता जानना चाहता था। वह अपनी सीमाएं जानना चाहता था, उन वस्तुओं के वजन की सीमा जिन्हें वह अपने दिमाग का उपयोग करके उठा सकता था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है, उसने एक के बाद एक वस्तुएं उठानी शुरू की। पहले हल्की वस्तु को उठाया, फिर भारी वस्तु को उठाया। लैपटॉप से हटकर बिस्तर जैसी किसी भारी चीज पर लेटना, एक ही समय में कई सोफों पर लेटना और अंत में कार पर लेटना। क्रिश को तब आश्चर्य हुआ जब उसे एहसास हुआ कि वह बिना किसी परेशानी के कार उठा सकता है। उसे बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। यह एक पंख उठाने जितना आसान था।
इससे क्रिश को यह अंदाजा हो गया कि वह इतना वजन उठाने में सक्षम है जो BMW 7 सीरीज के वजन से कहीं ज़्यादा है। बस वह फिलहाल ऐसा करने की कोशिश नहीं कर सकता था, क्योंकि कार से भारी कुछ भी नहीं था, शायद घर ही हो। लेकिन उसके लिए घर का उपयोग करके ऐसा करना असंभव था, क्योंकि अगर उसने घर को नष्ट कर दिया तो जाहिर तौर पर जांच शुरू हो जाएगी और उसके पास रहने के लिए जगह नहीं बचेगी जब तक कि वह दूसरा घर नहीं खरीद लेता। इतनी सारी गतिविधियों के बावजूद क्रिश को बस थोड़ी सी थकान महसूस हुई। यह मानसिक थकान थी, लेकिन उसका शारीरिक शरीर ठीक था। इस बिंदु पर क्रिश को समझ में आ गया कि टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करके वह अपनी मानसिक ऊर्जा को खर्च करने जा रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो अगर वह इस क्षमता का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करता है तो वह बेहोश हो सकता है या इससे भी बदतर स्थिति में पहुंच सकता है। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी पुष्टि क्रिश ने की थी, बल्कि इसके बजाय ये सिर्फ एक अनुमान था। फिर भी उनका मानना था कि ऐसा ही था और उन्हें इस क्षमता का उपयोग करते समय सावधान रहना था ताकि अपनी मानसिक शक्ति को ज़्यादा न खर्च करना पड़े। दिन के बाकी समय में क्रिश ने कभी कभी इस क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की, हर जगह इसे लागू करने की कोशिश की। जब इस क्षमता का उपयोग करने की बात आई तो उसने और अधिक कुशलता हासिल की, ताकि अगर वह युद्ध के मैदान में हो और उसके पास इस क्षमता को प्रकट करने के अलावा कोई और लक्ष्य न हो तो वह इसे अच्छी तरह से कर सके। इसके अलावा यह एक बहुत अच्छी क्षमता थी। इसका इस्तेमाल छिपकर हमला करने के लिए किया जा सकता था, खासकर तब जब कोई नहीं जानता था कि उसके पास एक क्षमता है। समय बीतने के साथ साथ क्रिश इस क्षमता का इस्तेमाल करने में और भी निपुण होता गया। सिर्फ 2 घंटे से थोड़े ज़्यादा समय में क्रिश अब अपने घर में मौजूद सोफे जैसी भारी चीज़ों को भी बिना हिलाए नियंत्रित कर सकता था। इस क्षमता का उपयोग करके वह उन्हें पलट सकता था, उन्हें घुमा सकता था, उन्हें हवा में फेंक सकता था और उन्हें पकड़ सकता था और कई अन्य चीज़ें कर सकता था। इसके अलावा उसने महसूस किया कि वह सोफे को भी तोड़ सकता है। ये कुछ ऐसा था जो उसने करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने देखा कि सोफा वास्तव में टूटने वाला है तो उसने तुरंत रोक दिया। सरल शब्दों में वह वास्तव में सिर्फ इस क्षमता से चीज़ों को तोड़ सकता था। क्रिश को जीवन की ओर से कोई कॉल नहीं आया जिसमें उसे बताया गया हो कि वह घर छोड़कर जा रहा है। और चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए क्रिश को जीवन के पास जाकर उसके लिए अंगरक्षक की भूमिका निभाने की ज़रूरत नहीं थी। और इसी वजह से वह इस क्षमता को आजमाता रहा, इसकी सीमाओं का पता लगाने की कोशिश करता रहा। चूंकि उसे कुछ समय के लिए कुछ ज़्यादा भारी नहीं मिल पाया था, इसलिए उसने इस क्षमता का बार बार इस्तेमाल करना जारी रखने का फैसला किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह इसे कितनी बार इस्तेमाल कर सकता है, इससे पहले कि वह अंततः थक जाए। उसने पाया कि वह इस क्षमता का लगातार इस्तेमाल कर सकता है, बिना थके होने की चिंता किए। बेशक उसे लगा कि जब वह इस क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था तो उसकी मानसिक ऊर्जा खर्च हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानसिक शक्ति आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रही थी। क्रिश ने इस बारे में सोचा और सोचा कि शायद इसके पीछे का कारण सिर्फ शरीर को बढ़ाने वाली गोलियों के सेवन के बाद उसका समग्र सुधार था। क्रिश के पास अपनी मानसिक ऊर्जा रिकवरी की गति के बारे में यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। जीवन के वापस जाने के बाद उसने तुरंत उन 2 लोगों से जो उसके घर आने पर हमेशा उसके साथ रहते थे कुछ जांच पड़ताल करने को कहा। जीवन को यकीन नहीं हुआ कि क्रिश के बारे में जो जानकारी उन्हें मिली थी वह सच थी, और अगर वह सच भी थी तो ये साफ था कि वह पूरी नहीं थी। इसलिए जीवन ने क्रिश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की ठानी। हालांकि उसे विश्वास था कि क्रिश के मन में उसके प्रति कोई बुरी मंशा नहीं है, लेकिन उसे पता लगाना ही था। जीवन का मानना था कि इस बात की बहुत संभावना थी कि क्रिश उन म्यूटेंट में से एक था। उसने म्यूटेंट के बारे में सुना था, लेकिन वे मुख्य रूप से मध्य प्रांत में पाए जाते थे। बेशक उसने कई बार सुना था कि दूसरे इलाकों में भी म्यूटेंट पाए गए हैं। सबसे हालिया घटना वह थी जो कई महीने पहले राजपुर सिटी नामक शहर में हुई थी। ये वही शहर था जहां से क्रिश आया था। इसलिए जीवन का मानना था कि इस बात की संभावना थी कि क्रिश ही उन लोगों की मौत में शामिल था। बेशक ऐसा नहीं था कि वह ऐसा करने के लिए क्रिश को दोषी ठहराने जा रहा था। आखिरकार वे अपराधी थे और उन्हें मौत मिलनी ही चाहिए थी। उन्होंने जो आपराधिक गतिविधियां की थीं, जिन लोगों की जान ली थी, जिन लोगों को उन्होंने बर्बाद किया था, उनके लिए मरने से पहले इतना ही कष्ट सहना काफ़ी था। बस इतना था कि अगर जीवन को क्रिश की असली उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चला तो उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे अब भी लगता था कि ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों का समूह किसी तरह क्रिश से जुड़ा हुआ है। क्रिश के माता पिता की मौत का मामला कुछ ऐसा था जिसकी जांच नहीं की गई थी, और इसी कारण से जीवन का मानना था कि ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह का इन दोनों की मौत से संबंध हो सकता है। बस इतना ही था कि जीवन ये पता नहीं लगा पाया कि ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों ने उस जोड़े को क्यों निशाना बनाया।
आखिरकार वे सिर्फ साधारण वैज्ञानिक थे और उनका कोई उच्च स्तरीय संबंध नहीं था। तो क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने उन्हें निशाना बनाया? शायद यही कारण था कि क्रिश उनका अंगरक्षक बनने पर आमादा था, ताकि ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह को खत्म किया जा सके। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्रिश सीधे तौर पर उनकी तलाश क्यों नहीं करेगा, तो इसका कारण ये था कि भाड़े के सैनिकों का समूह ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। भाड़े के सैनिकों के समूह का मुख्यालय ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में सरकार को भी पता था। शायद क्रिश ने यह तय कर लिया था कि जीवन का अंगरक्षक बनना बेहतर विकल्प है। आखिरकार ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों का समूह सक्रिय रूप से उसकी तलाश करेगा, जिससे क्रिश को उन्हें खत्म करने का मौका मिल जाएगा। जहां तक भाड़े के सैनिकों के इस समूह को खत्म करने की क्रिश की क्षमता का सवाल है, तो जीवन को इस पर कोई संदेह नहीं था। आखिरकार उसने दिन में क्रिश की क्षमताओं को देखा था। उनका मानना था कि जब तक क्रिश अपने आगे बढ़कर पूरे भाड़े के सैनिकों का सामना करेगा या अकेले ही पूरे गढ़ पर हमला करेगा, तब तक वह भाड़े के सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचा सकेगा। अपने मन में चल रहे तमाम विचारों के बावजूद जीवन ने धैर्यपूर्वक जांच की प्रतीक्षा की। पिछली बार उसने क्रिश के बारे में जांच करने के लिए अपना पूरा प्रभाव नहीं डाला था, लेकिन इस बार उसने पूरी ताकत से काम करने का फैसला किया। उसने क्रिश के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अपने हसान का भी इस्तेमाल किया। हसान के इस्तेमाल से उसे वह जानकारी मिल गई जो उसे पहली जांच में नहीं मिल पाई थी। और जब उसने रात में अपने सामने प्रस्तुत की गई जानकारी को देखा, तो जीवन को अपनी भौहें सिकुड़ने से नहीं रोका जा सका। उसे लगा कि कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्रिश के साथ क्या हो रहा है? अध्याय 354 अतीत खतरा। अगले दिन क्रिश जीवन के साथ नहीं गया। आखिरकार पूरे दिन जीवन राजपूत निवास में ही था। ये स्पष्ट था कि उस घटना के बाद टीम को दूसरा मिशन मिलने में काफी समय लगने वाला था। फिलहाल स्पेशल यूनिट में एक गद्दार के होने की जांच पहले से ही चल रही थी। जब तक उन्हें गद्दार के बारे में पक्का पता न चल जाए, ईगल टीम कोई कार्रवाई नहीं करेगी। दूसरी टीमों को तब तक उनका बचाव करना होगा जब तक कि गद्दार का पता न चल जाए। आखिरकार अगर उन्होंने कार्रवाई की और ईगल टीम के बारे में जानकारी दुश्मनों तक लीक हो गई, तो पूरी टीम का सफाया हो सकता है। यह एक ऐसा नुकसान था जिसे सरकार निश्चित रूप से नहीं झेलना चाहेगी। ऐसी बेहतरीन टीम को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत सारे संसाधनों और प्रयासों की जरूरत थी। इसलिए जाहिर है सरकार उन्हें एक छोटे से भाड़े के समूह के हाथों खोने के लिए तैयार नहीं होगी। क्रिश ने उस दिन अभ्यास जारी रखा। हालांकि उसे लगा कि वह टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करने में अधिक कुशल हो गया है, फिर भी वह इसे सुधारना जारी रखना चाहता था। हालांकि सुधार की दर काफी कम थी, फिर भी यह एक सुधार था, और इसके लिए क्रिश प्रशिक्षण जारी रखने के लिए और भी अधिक प्रेरित था। साथ ही वह इस बात को लेकर भी काफी उत्सुक था कि उसे आगे क्या इनाम मिलेगा। अगर जीवन किसी बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गया और क्रिश उसे बचाने में कामयाब हो गया, तो उसे क्या मिलेगा? क्या होगा अगर उसे एक और जागृति की गोली मिल जाए? क्या वह एक और क्षमता सक्रिय कर सकता है? क्रिश को इस बारे में यकीन नहीं था, और जब उसने सिस्टम से इसके बारे में पूछा तब भी सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। क्रिश ने यह मान लिया कि इसके पीछे की वजह सिर्फ ये थी कि उसके पास कोई दूसरी गोली नहीं थी, अन्यथा सिस्टम ने निश्चित रूप से प्रतिक्रिया देने से इनकार नहीं किया होता। वैसे भी उसे इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे बस एक अंगरक्षक के रूप में अपना काम पूरा करना था। बाकी पुरस्कार और दूसरी चीज़ें तो अपने आप ही मिल जाएंगी। वह शायद एक और जागृति की गोली पाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कौन जानता था, एक संभावना थी कि उसे वास्तव में कुछ ऐसा मिल सकता है जो जागृति की गोली से भी परे हो। आखिरकार सिस्टम की इनाम प्रणाली ऐसी चीज नहीं थी जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सके। क्रिश के रेजी शहर में आने के बाद से एक पूरा हफ्ता ऐसे ही बीत गया। क्रिश के लिए अभ्यास करने और समय समय पर शहर में घूमने के अलावा कोई खास गतिविधि नहीं थी, और इस दौरान जीवन राजपूत निवास से बाहर नहीं निकला। ऐसा लग रहा था कि वह किसी काम में व्यस्त था, या शायद उसके परिवार ने उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी, इस डर से कि कहीं भाड़े के सैनिकों का समूह उसे निशाना न बना ले। ये बात भले ही अतार्किक लगे कि एक विशेष इकाई के सदस्य को, जिसका गठन विशेष रूप से भाड़े के सैनिकों से निपटने के लिए किया गया था, सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वह भाड़े के सैनिकों से बच सके, लेकिन परिवार का प्यार ऐसा ही होता है। पिछले कुछ दिनों में शहर में अचानक से चहल पहल बढ़ गई थी। इसकी वजह यह थी कि साल का अंत करीब आ रहा था और हमेशा कोई न कोई जश्न मनाया जाता था। यह उत्सव लगातार 2 दिनों तक चलेगा, दिसंबर के अंत में और नए वर्ष के प्रारंभ के जनवरी के पहले दिन। यह एक ऐसा उत्सव था जो पूरी दुनिया में मनाया जाता था। हर कोई एक साल के अंत का जश्न मनाता था। यह या तो उनके लिए एक सफल साल का अंत था,
या शायद इस उम्मीद के लिए कि उस विशेष वर्ष के अंत के साथ वे सभी कठिनाइयां जो वे झेल रहे थे समाप्त हो जाएंगी। कारण चाहे जो भी हो, उन 2 दिनों में हमेशा जश्न मनाने का माहौल रहता था और तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थीं। बस हाल के दिनों में गतिविधियां और भी तेज हो गई थीं, ये देखते हुए कि साल के अंत में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था। जब कृष सड़क पर चल रहा था और वहां पहले से ही लग चुकी सजावट को देख रहा था, तो वह अपने जीवन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि जब से वह छोटा था, उसके माता पिता चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न रहे हों, वे हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि वे इन 2 दिनों के लिए उसके पास आएं और उसके साथ जश्न मनाएं। और फिर उनके गुजर जाने के बाद उसने संघर्ष किया और वह बिल्कुल भी जश्न मनाने की स्थिति में नहीं था। इस सब के अंत में, जबकि अन्य लोगों को उम्मीद थी कि अगले दिन से उन्हें एक उज्जवल भविष्य मिलेगा जो कि अगले साल होने वाला था, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। वह सोचता रहा था कि दुनिया ने उसे त्याग दिया है और यह बात पिछले 6 वर्षों में बार बार साबित हो चुकी थी। लेकिन फिर अचानक उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जब वह मरने वाला था और सोच रहा था कि वह अपने अगले जन्म में ही बदला ले सकता है, तो उसे अचानक एक सिस्टम मिला जिसने उसे बचा लिया। सिस्टम के आने से ही उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। यह एक ऐसा बदलाव था जिसने उसे अपने चाचा से बदला लेने का मौका दिया, जो अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई हर चीज को हासिल करने की कोशिश में था। ये वही व्यवस्था थी जिसने उसे अपना जीवन बदलने में सक्षम बनाया था, और ये व्यवस्था ही थी जिसकी वजह से वह आज जहां है वहां पहुंच पाया और उसे विश्वास था कि वह उससे भी आगे जाएगा। उसके माता पिता ने उसे प्रयोगशाला खोजने के लिए कहा था और वह यही करने की योजना बना रहा था। बस वह यहाँ कुछ समय तक रहने की योजना बना रहा था ताकि सिस्टम का पूरा उपयोग कर सके। जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि वह उस भाड़े के सैनिकों और साथी परिवार से निपट सकता है, तभी वह आगे बढ़कर उनसे निपटने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले उसके लिए अपनी ताकत इकट्ठा करना बेहतर था। हालांकि जब से कृष्ण ने अपने माता पिता को खोया है, तब से जश्न मनाने के मामले में चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं, लेकिन कम से कम कृष्ण को ज्यादा सुकून तो मिला। कम से कम इस समय उसके जीवन में उम्मीद तो थी। ये सच हो सकता है कि वह यहाँ अकेला था, लेकिन उसे विश्वास था कि अगले साल से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अभी वह किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता था। आखिरकार वह हमेशा एक अंगरक्षक बनकर अपनी जान जोखिम में डालता रहता था। वह नहीं चाहता था कि दूसरों को भी वही एहसास हो जो उसने तब महसूस किया था जब उसने अपने माता पिता को खो दिया था। यही मुख्य कारण था कि वह हमेशा बेफिक्र रहता था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके जाने के बाद कोई दुखी होगा। यही कारण था कि वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, बस सिस्टम से लाभ पाने के लिए। हालांकि यह काफी फायदेमंद था, लेकिन जब कोई भी चीज उसे रोक नहीं रही थी, तब भी अकेलेपन का एहसास था। ये सच था कि उसने 6 साल से ज्यादा समय तक अकेले ही गुजारा था, लेकिन यह उसके लिए कभी भी खुशी का समय नहीं था। अगर उसके पास वाकई कोई और विकल्प होता, तो वह वाकई उस समय में वापस जाना चाहता जब उसके माता पिता अभी भी जीवित थे। अगर वह अभी भी अपने माता पिता के साथ रह सकता, तो कृष जाहिर तौर पर अपनी जान जोखिम में डालने की कोशिश नहीं करता जैसा कि वह अभी कर रहा है। जहां तक व्यवस्था को खोने की बात है, अगर उसके पास उसका परिवार होता तो वह व्यवस्था की परवाह क्यों करता। ये सच था कि व्यवस्था उसे ताकत देकर उसके परिवार की रक्षा करने में मदद कर सकती थी, लेकिन फिर भी ये वही व्यवस्था थी जो उसे ताकत हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की शर्त देती थी। ऐसा नहीं है कि कृष सिस्टम को दोष दे रहा था। आखिरकार जो कुछ भी होना था वह पहले ही हो चुका था। उसने पहले ही अपने माता पिता को खो दिया था। उसके पास पहले से ही एक सिस्टम था, और अगर उसने अपने माता पिता को नहीं खोया होता तो कृष का मानना था कि इस बात की बहुत संभावना थी कि उसे सिस्टम न मिला होता। यद्यपि आज तक उसे यह नहीं पता था कि उसे यह सिस्टम कैसे मिला, क्या यह महज संयोग था या शायद कुत्ते के काटने से ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी वह इस तथ्य की सराहना करता था कि उसने जो कुछ भी सहा था, उसके बाद उसके पास कुछ प्रकार का सहारा तो था। जैसे जैसे कृष अपने अतीत के बारे में सोचता रहा, अचानक उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे कोई प्राणी उसे देख रहा है। यह एक ऐसा एहसास था जो शिकार को तब होता है जब कोई शिकारी उसे धोता है। कृष खुद को रोक नहीं पाया और उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। उसने तुरंत सावधानी से इधर उधर देखना शुरू कर दिया, साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जो कोई भी उसे देख रहा है उसे शक न हो। लेकिन वह यह नहीं बता पा रहा था कि वह कौन था जो उसे इस तरह से देख रहा था। उसके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ अपने अपने काम में लगी हुई थी, और कृष के लिए यह बता पाना लगभग असंभव था कि वह कौन था जो उसे इस तरह से देख रहा था। सामान्य अवसरों पर कृष अपनी वर्तमान उन्नत क्षमताओं और दृष्टि के कारण उन्हें ढूंढने में सक्षम होता, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि जो कोई भी उसे देख रहा था
वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अचानक कृष सहज रूप से एक तरफ हट गया। उसे लगा कि खतरा नजदीक आ रहा है और उसकी तेज सुनने की शक्ति ने पीछे से हवा में चीरती हुई किसी चीज की आवाज को पकड़ लिया। अध्याय 355 खतरा। कृष के एक ओर हटने के कुछ ही क्षण बाद अचानक तीर के समान कोई नुकीली चीज उसके कान के पास से गुजरी। वास्तव में ये लक्ष्य चूक गया था, लेकिन फिर भी ये किसी को मारने में सफल रहा। पुची आह। एक आदमी अन्य लोगों की तरह वर्ष के अंत के जश्न की तैयारियों में व्यस्त होकर वहां से गुजर रहा था। तभी अचानक कोई नुकीली चीज उसके सीने में चुभ गई। वह चीखते हुए तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय उसके हाथ में रखे सारे बैग भी जमीन पर गिर गए। इससे तुरंत ही वहां हड़कंप मच गया। आसपास के लोग एक के बाद एक चिल्लाने लगे, खासकर तब जब उन्होंने देखा कि घाव से खून बह रहा है। कृष को इसकी उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि वह खुद भी टहलने के दौरान हमला होने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने सहज रूप से काम किया, इस तथ्य को भूलकर कि जब वह सड़क पर भीड़ के कारण बच रहा था तो किसी और को नुकसान होने वाला था। कृष ने उस आदमी को देखा जो जमीन पर गिर गया था। यह आदमी बहुत भाग्यशाली था। आखिरकार भले ही यह सच था कि उसे छेदा गया था, लेकिन यह उसके दाहिने सीने पर था। जिस ऊंचाई पर वह छोटी सी वस्तु उड़ी थी, उससे यह स्पष्ट था कि जिसने भी हमला किया था उसने कृष के दिल पर निशाना नहीं लगाया था। या हो सकता है कि उन्होंने निशाना लगाया था लेकिन ठीक से निशाना नहीं लगाया, जिससे दिल थोड़ा ऊपर उठ गया। कृष का मानना था कि अगले कुछ मिनटों तक इस लड़के को कोई बड़ा खतरा नहीं होने वाला था। हालांकि यह सच था कि इस बात की संभावना थी कि उस नुकीली चीज ने फेफड़े को छेद दिया था, लेकिन जब तक उसे बिना किसी पेशेवर सहायता के नहीं निकाला जाता तब तक इतना खतरा नहीं होगा। कृष समझ गया कि अब उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। जितना ज्यादा समय तक वह यहाँ रहेगा उतनी ही ज्यादा संभावना है कि उस पर फिर से हमला किया जाएगा, और अगर वह चकमा देता तो इससे किसी दूसरे व्यक्ति पर भी असर पड़ सकता था। इसलिए कृष को जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना था। ये स्पष्ट था कि जो भी इस समय उस पर हमला कर रहा था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, अन्यथा वे कृष को किसी शिकारी द्वारा घूरे जाने का एहसास नहीं देते। साथ ही जिस गति से यह वस्तु आए वह स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं थी। जैसे ही कृष ने इस बारे में सोचा, उसे तुरंत एक बार फिर खतरे का एहसास हुआ। बस इसलिए कि वह उस समय सतर्क था, उसे लगा कि खतरे का स्तर काफी कम है। अब तक आसपास के लोग वहां से हटने लगे थे और गली में भीड़ अधिक होने के कारण कई लोग गिर चुके थे, और अगर लोग संगठित नहीं होते तो भगदड़ मच सकती थी। कृष तुरंत आगे बढ़ा। वह भीड़ में शामिल हो गया, फिर हमले के स्रोत की ओर बढ़ गया। उसने भांप लिया था कि हमला पास ही की एक इमारत से हुआ है, इसलिए वह तुरंत भागकर अंदर गया। साथ ही उसने अपने आसपास मौजूद लोगों पर भी ध्यान दिया। हालांकि इस इमारत से कुछ मीटर की दूरी पर ही सड़कों पर हंगामा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग थोड़े उत्सुक तो थे, लेकिन सड़कों पर मौजूद लोगों की तरह इधर उधर नहीं घूम रहे थे। इससे कृष के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ना, लिफ्ट के पास पहुंचना और उसे ऊपरी मंजिल की ओर ले जाना आसान हो गया। केवल ऊपरी मंजिल से ही वह इमारत की छत तक पहुंचने में सक्षम होने वाला था। हालांकि लिफ्ट तेज गति से चल रही थी, लेकिन कृष को लगा कि यह काफी धीमी है। आखिरकार लिफ्ट कभी कभी रुक जाती थी, क्योंकि लोग लिफ्ट में आते जाते रहते थे। अगर कृष चाहता तो वह सीढ़ियों से भी जा सकता था, लेकिन वह उससे ज्यादा दिखाने को तैयार नहीं था जो दिखाया जाना चाहिए था। आखिरकार अगर लोगों को अचानक फुटेज में पता चला कि कोई व्यक्ति अविश्वसनीय गति से इमारत की चोटी की ओर भाग रहा था जो सामान्य से परे था, तो यह निश्चित रूप से सवाल खड़े करेगा। वह फुटेज को मिटाने के लिए एआई का उपयोग कर सकता था, लेकिन ये देखते हुए कि उसने इसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की थी और वह पहले ही यहाँ पहुँच चुका था, उसके लिए एआई द्वारा उसकी गतिविधियों को छिपाने के लिए इंतजार करना मुश्किल था। धीमी गति के बावजूद कृष मात्र 2 मिनट में इस व्यावसायिक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचने में सफल रहा। लिफ्ट से बाहर आते ही वह गलियारे के अंत की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास किया। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि छत की ओर जाने वाला दरवाजा बंद हो चुका था। इधर उधर देखने के बाद कृष को एहसास हुआ कि आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत दरवाजा लात मार कर तोड़ दिया और छत पर पहुंच गया। उद्धरण चिन्ह। लानत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा। ऐसा लगता है कि जब उन्होंने मुझे उसके बारे में सावधान रहने के लिए कहा तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। संभावना है कि वह एक उत्परिवर्ती है। एक आदमी जो पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए था, उसका चेहरा एक काले मुखौटे से ढका हुआ था, धीमी आवाज में कहने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय वह एक इमारत की छत पर खड़ा था और नीचे सड़क की ओर देख रहा था। इस समय लगभग पूरी सड़क अस्त व्यस्त थी।
लोगों ने पहले ही उस व्यक्ति को घेर लिया था जो नीचे घायल पड़ा था, और उन्होंने पहले ही डॉक्टर को बुला लिया था। ये देखते हुए कि यह एक प्रथम श्रेणी का शहर था, कानून लागू करने वालों की प्रतिक्रिया काफी तेज थी। इसी कारण से वे पहले ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे और लोगों को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय उनमें से कुछ लोग पहले ही आगे बढ़कर उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना शुरू कर चुके थे जो अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। आसपास के लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वे उसे अस्पताल ले जाएं। हर कोई इस बात से डर रहा था कि कहीं यह आदमी मर न जाए तो इसकी जिम्मेदारी न ले लें। ये सच था कि उस पर किसी और ने हमला किया था और वे सिर्फ मदद कर रहे थे, लेकिन वे सभी इस बात से डर रहे थे कि कहीं उनसे पूछताछ न हो जाए और मामला बढ़ने की स्थिति में उन्हें सबूत देने के लिए न कहा जाए। आदमी ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने लक्ष्य पर ध्यान देने का फैसला किया। लेकिन इसी समय उसे अचानक एहसास हुआ कि जब वह नीचे चल रही हलचल पर ध्यान दे रहा था तो किसी तरह लक्ष्य पहले ही गायब हो चुका था। जाहिर है उस आदमी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वह तुरंत छत के किनारे पहुंचा और ध्यान से नीचे देखने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि कुछ ही देर में कोई गायब हो गया था। हालांकि नीचे बहुत अव्यवस्था थी, फिर भी उसके लिए हर व्यक्ति पर नजर रखना आसान था। इसलिए उसने हर व्यक्ति को ध्यान से देखा और उसकी बारीकी से जांच की। लेकिन 1 मिनट से ज्यादा समय तक देखने के बाद भी उसे एहसास हुआ कि वह लक्ष्य को नहीं देख पा रहा है। उस पल उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अरे, मैं लापरवाह था। मैं भूल गया कि अगर वह इतनी दूरी से मेरे हमले को चकमा दे सकता है, भले ही यह सिर्फ संयोग की बात हो, तो वह अब तक बच निकला होगा। अगर वह सावधान रहा तो मेरे लिए इस तरह का मौका पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आदमी ने गाली देते हुए अपना पैर जमीन पर जोर से पटका। टकराना। संयोगवश जिस समय उसने अपना पैर जमीन पर पटका था, ठीक उसी समय उसके पीछे किसी चीज के टूटने की आवाज आई। जब उसने पीछे देखा तो उसे एहसास हुआ कि छत का सुरक्षा दरवाजा उसकी ओर उड़ रहा था। आदमी ने सहज रूप से प्रतिक्रिया की, अपने शरीर को बाईं ओर घुमाया, मुश्किल से दरवाजे को चकमा देने में कामयाब रहा जो छत की रेलिंग पर जोर से टकराया। आदमी छत के प्रवेश द्वार की ओर देख रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि वहां एक आकृति प्रकट हो गई है। और जब उसने दूसरे पक्ष की शक्ल देखी तो वह अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसने हमला किया तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे आसानी से ढूंढ लिया जाएगा, ये देखते हुए कि उसने काफी दूरी से हमला किया था, जो कि ऐसी चीज थी जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं ढूंढ सकता था। इस पर उसे तुरंत यकीन हो गया कि जो कुछ उसे बताया गया था वह सच था। यह स्पष्ट था कि यह आदमी कोई साधारण नहीं था, वह स्पष्ट रूप से एक उत्परिवर्ती था। जब उसे पहले जानकारी दी जा रही थी तो यह सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन अब उसे इस बात का पूरा भरोसा था। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह ये जानकारी उन लोगों तक वापस पहुंचाए जिन्होंने उसे भेजी थी। धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते कृष को देखकर वह व्यक्ति अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। इस समय उसे समझ में आ गया कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। ऐसा लगता है कि हमने आपको बहुत कम आंका है, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप गिर जाएंगे। इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में लें और वह सब करें जो आप करना चाहते थे। और अगर आपने पैसे बचाए हैं तो बेहतर होगा कि आप उन्हें खर्च कर दें, नहीं तो आप उन्हें बिना किसी खर्च के छोड़ जाएंगे। आदमी ने कहा। ये शब्द कहने के तुरंत बाद वह मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के छत से रेलिंग के ऊपर से कूद गया। अध्याय 356 पूछताछ। मुझे वापस जाकर सबको ये बताना होगा। ऐसा लगता है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। इतनी ताकत के साथ, अपनी गति के साथ भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगा कि मैं अकेले ही उसकी देखभाल करने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं इस बारे में बहुत गलत था। वह स्पष्ट रूप से एक उत्परिवर्ती है और एक उत्परिवर्ती को निपटने के लिए दूसरे उत्परिवर्ती की आवश्यकता होती है। मेरे पास अविश्वसनीय गति, सहनशक्ति और दूरदृष्टि है, लेकिन यह एक पूर्ण विकसित म्यूटेंट से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस म्यूटेंट से निपटने के लिए उन पुराने म्यूटेंट को कार्रवाई करनी होगी। छत से कूदते हुए आदमी ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह छत से कूदने में सफल ही हुआ था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कुछ ही सेकंड में उसे लगा कि उसके शरीर के चारों ओर कुछ लिपटा हुआ है। फिर अगले ही क्षण वह तेज गति से जमीन की ओर गिरने के बजाय हवा में ही लटकता हुआ प्रतीत हुआ। वह आदमी स्पष्ट रूप से चकित था। वह वर्तमान स्थिति के बारे में उलझन में चारों ओर देखने लगा। उसे लगा कि उसके चारों ओर कुछ है, लेकिन वह हवा में लटका हुआ था, जबकि वह किसी चीज पर पैर नहीं रख रहा था। उसे यह समझने में बस कुछ सेकंड लगे कि क्या हो रहा है। उस पल उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे समझ में आ गया कि इस समय वह किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक से ज्यादा, 2 या उससे भी ज्यादा लोगों से निपट रहा है। इसके अलावा ये तथ्य था कि उनमें से एक के पास अविश्वसनीय ताकत थी,
जबकि दूसरा स्पष्ट रूप से टेलीकिनेसिस क्षमता वाला एक उत्परिवर्ती था। ये पहली बार था जब वह व्यक्तिगत रूप से टेलीकिनेसिस का अनुभव कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने टेलीकिनेसिस क्षमता वाले उत्परिवर्ती नहीं देखे थे। अरे, मैं तो खत्म हो गया। यह विचार उसके मन में आया, जब अगले ही पल उसका शरीर अचानक आकाश की ओर वापस चला गया। टकराना। काफी देर तक आसमान की ओर उड़ने के बाद वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वह जरा भी नहीं उछला, मानो कोई चीज उसे ऊपर से दबा रही थी और उसे ऊपर जाने से रोक रही थी। उस आदमी को दर्द का अनुभव हुआ। शुरू में, जब उसने कूदने का फैसला किया था, तो उसे विश्वास था कि इमारत की ऊंचाई के बावजूद वह बड़ी चोटों के बिना उतरने में सक्षम होगा। इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद घायल न होना उसके लिए असंभव था, लेकिन फिर भी उसका मानना था कि यह मरने से बेहतर है। इसके अलावा उसे केवल मामूली चोट लगेगी और वापस जाते ही उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। और जब वह ऊपर से उस पर दबाव डाल रहे बल और जमीन पर अपने शरीर से टकराने से होने वाले दर्द को सहने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उसे ऊपर देखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह अपना सिर बिल्कुल भी नहीं उठा सका। वह हैरान रह गया, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। हमलावर के पास कितनी शक्तिशाली टेलीकिनेसिस क्षमता थी। तुम्हें मेरे पीछे किसने भेजा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? एक के बाद एक दो सवाल उससे पूछे गए। सवाल पूछे जाने के साथ ही उस आदमी को अचानक लगा कि उसके सिर के ऊपर जो दबाव था, वह अचानक गायब हो गया। उसके शरीर के दूसरे अंगों पर दबाव अभी भी बना हुआ था। उस आदमी को थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि जब उसे इस तरह नीचे दबाया जा रहा था तो उसे सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही थी। उसने अपना सिर उठाया और ये देखने की कोशिश की कि वह कौन है जो उस पर हमला करने के लिए टेलीकिनेसिस क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति था। यह एक नौजवान था, वही लक्ष्य जिसकी देखभाल के लिए उसे भेजा गया था। क्रिश। ये नौजवान उसे उदासीन नजर से देख रहा था। आदमी ने इधर उधर देखा, उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। लेकिन कई बार इधर उधर देखने के बाद भी उसे कोई और नहीं दिखा। दूसरी ओर क्रिश ने जमीन पर पड़े आदमी की ओर देखा। हालांकि वह उस चेहरे को नहीं देख पा रहा था जो अभी नकाब से ढका हुआ था, लेकिन वह उस आदमी की आंखों से ही उलझन का अंदाजा लगा सकता था। उसे पक्का नहीं पता था कि यह आदमी क्या ढूंढ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह किसी को ढूंढ रहा था। वह कौन था, इस बारे में क्रिश को पक्का पता नहीं था। लेकिन क्रिश सतर्क हो गया, कहीं ऐसा न हो कि इस आदमी के साथ कोई और भी व्यक्ति आ गया हो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी था, तो इसका मतलब था कि अगर वह जरा सी भी लापरवाही बरतेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि आसपास कोई और भी है या नहीं। लेकिन अपनी तेज सुनने की क्षमता के कारण वह सिर्फ सीढ़ियों के नीचे लोगों की बातचीत की आवाज ही सुन पा रहा था जो छत की ओर जाती थी। ये स्पष्ट था कि वे उस विस्फोटक ध्वनि से आकर्षित हुए थे जो उस समय आ रही थी जब उसने छत के सुरक्षा द्वार को नष्ट कर दिया था। उस व्यक्ति को देखकर, जो उस समय जवाब देने का इरादा नहीं रखता था, क्रिश तुरंत समझ गया कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए वह उस व्यक्ति की नज़रों से दूर चला गया। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल तक जाने वाले रास्ते में बनी दीवार का उपयोग करके भागने के तुरंत बाद क्रिश ने तुरंत अपना रूप बदलने के लिए रूप बदलने वाली घड़ी का उपयोग किया। उन्होंने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि तेज गति से उनकी अच्छी दृष्टि का उपयोग करते हुए आसपास कोई कैमरा न हो। उसी समय उन्होंने आई से संवाद किया और उसे सूचित किया कि उसे किसी भी कैमरे को उसे देखने से रोकना है। ये देखते हुए कि जिस लैपटॉप में आई रखा गया था उसका आकार फोन के बराबर था, क्रिश हमेशा उसे अपने साथ रखता था। इसलिए उसके लिए आई का उपयोग करना काफी आसान था। मैंने पहले ही इसका ध्यान रख लिया है, गुरु। मैंने देखा कि कुछ संदिग्ध था, खासकर उस समय जब आप पर हमला हुआ था। मैंने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके हमें पता लगाने में सक्षम किसी भी व्यक्ति को रोक दिया है। क्रिश ने प्रशंसा में सिर हिलाया। यह अच्छी बात थी कि उसे सिस्टम से एआई मिला था। यह एक सुपर असिस्टेंट होने जैसा था, भले ही यह सिर्फ आभासी था। उसने एक अधेड़ उम्र के आदमी का रूप धारण कर लिया था जो इस समय मुखौटा पहने हुए था। उसका शरीर भी बदल गया था, वह थोड़ा भारी हो गया था। जिस व्यक्ति का रूप उसने धारण किया था वह उन भाड़े के सैनिकों में से एक था जिनसे उन्होंने ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों को खत्म करने के लिए जीवन के मिशन के दौरान निपटा था। अपने रूप में परिवर्तन के तुरंत बाद क्रिश एक बार फिर उस आदमी के सामने प्रकट हुआ। उनके बीच की दूरी के बावजूद वह अभी भी टेलीकिनेसिस क्षमता को बनाए रखने में कामयाब रहा था जो जमीन पर आदमी को दबा रही थी। दूसरी ओर उस आदमी को आखिरकार एक और व्यक्ति को आते देखकर राहत मिली। उसने आखिरकार उस व्यक्ति को देखा जो टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग कर रहा था।
लेकिन वह इस बात से हैरान रह गया कि इस आदमी की क्षमता कितनी मजबूत थी। ये स्पष्ट था कि उसे काफी दूर से नियंत्रित किया गया था। इस तथ्य को समझते हुए कि जिनके पास टेलीकिनेसिस क्षमता थी उनके पास अच्छी शारीरिक क्षमताएं नहीं थीं, वे आमतौर पर दूर से या छाया में लड़ते थे। लेकिन जहां से वह आदमी आ रहा था और छत के किनारे से जहां से वह कूदा था की दूरी के बारे में सोचने पर यह दूरी स्पष्ट रूप से 10 मीटर से अधिक थी। और वहां दीवार की बाधा भी थी। और उससे भी ज्यादा, वह यहाँ कैसे आया? क्या ये संभव है कि वह हमेशा से यहाँ था? अगर ऐसा संभव था तो ये बेहद भयावह था। जब कृष्ण ने देखा कि उस आदमी ने इधर उधर देखना बंद कर दिया है, मानो वह देख रहा हो कि कहीं कुछ है या नहीं, तो उसे तुरंत समझ आ गया। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को गलतफहमी हो गई थी, उसे लगा कि उसके साथ कोई और भी है। लेकिन यह अच्छी बात थी। अगर यह सिर्फ एक गलतफहमी थी तो इसका मतलब यह था कि इस आदमी का कोई साथी नहीं था। और चूंकि ऐसा ही था, इसलिए यह उसके लिए चीजें आसान बना देगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करके उस आदमी को हवा में उठा लिया। वह आदमी चीखना चाहता था, लेकिन जब उसने कृष की भयंकर निगाहें देखीं तो वह तुरंत चुप हो गया। दूसरी ओर कृष तुरंत छत के किनारे की ओर भागा, कूदने से पहले। वह उस इमारत की दूसरी छत की ओर कूद रहा था, जो उस समय उस इमारत के ठीक बगल में थी। अपनी ताकत के कारण वह 20 मीटर से ज्यादा की दूरी होने के बावजूद छलांग लगाने में सक्षम था। वह छत पर उतरा, जबकि वह आदमी अभी भी अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता के कारण हवा में लटका हुआ था। कृष यहीं नहीं रुका, बल्कि वह आगे बढ़ता रहा, एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदता हुआ शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ता रहा। यहाँ रहना काफी जोखिम भरा था। आखिरकार कई इलाकों में कैमरे लगे हुए थे। वर्तमान में एआई कैमरों की समस्या से निपटने के लिए काम कर रहा था। इसलिए इससे कृष को शहर से दूर जाने में मदद मिलेगी, ताकि वह इस आदमी से निपट सके। कृष के जाने के कुछ ही देर बाद छत के सुरक्षा द्वार से कई सुरक्षा गार्ड गुजरे और छत पर दिखाई दिए। वे सभी बेहद सतर्क थे, खासकर जब उन्होंने छत के किनारे पर लगे सुरक्षा द्वार को देखा। यहाँ खून है, यहाँ कुछ चल रहा है, शायद यहाँ कोई लड़ाई हुई होगी, उनमें से एक ने अचानक कहा और जमीन की ओर इशारा किया, जहाँ खून का एक छोटा सा तालाब था, जिसका व्यास एक वयस्क के आधे अंगूठे के बराबर था। अध्याय 357 उत्परिवर्ती। कृष्ण ने पहले ही उन लोगों को देख लिया था जो उस इमारत की छत पर दिखाई दिए थे जिसे वह छोड़कर आया था। लेकिन अब वे काफी दूर थे और उनके लिए उसे और उसके साथ आए व्यक्ति को पहचान पाना असंभव था। कृष्ण ने देखा कि नीचे की सड़कों पर कुछ लोगों ने पहले ही देख लिया था कि उनके ऊपर से दो आकृतियां गुजर रही थीं। उनमें से ज्यादातर लोग बस ऊपर की ओर देख रहे थे, तभी उन्होंने उन दोनों को देखा। अपनी तेज सुनने की क्षमता के कारण कृष्ण उन्हें चिल्लाते हुए सुन सकता था कि ऊपर कोई उड़ रहा है। जाहिर है, इससे आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, कृष और वह व्यक्ति जिसे वह ले जा रहा था, गायब हो गए। कृष अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था और एकमात्र बार जब उसकी गति कम हुई, वह उस समय था जब वह हवा में था, एक इमारत से दूसरी इमारत पर जा रहा था। जैसे ही वह किसी इमारत की मंजिल पर उतरता, वह तुरंत आगे की ओर दौड़ पड़ता और अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग कर रहे व्यक्ति को अपने साथ खींच लेता। इस समय कृष की टेलीकिनेसिस क्षमता द्वारा जकड़ा हुआ आदमी प्रतिरोध करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। इस समय उसकी पूरी दुनिया उलट गई थी। आखिर यह किस तरह का उत्परिवर्ती था? टेलीकिनेसिस क्षमता वाला व्यक्ति इतना एथलेटिक कैसे हो सकता है? क्या यह नहीं कहा गया था कि जब तक किसी व्यक्ति में पर्याप्त ताकत होती है, तब तक वह टेलीकिनेसिस क्षमता वाले व्यक्ति की आसानी से देखभाल कर सकता है, जब तक कि वह उसके करीब हो। लेकिन कृष जिस गति से आगे बढ़ रहा था तथा जिस तरह से वह लंबी दूरी और ऊंचाइयों तक छलांग लगाने में सक्षम था, उसे देखकर उस व्यक्ति को समझ आ गया कि इस बार उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उसने पूरी तरह से योजना नहीं बनाई थी। वह समझ गया कि शायद इस बार उसे मारने के लिए भेजा गया है, वरना उसे दी जा रही जानकारी गलत क्यों होती। उसे बताया गया था कि कृष के उत्परिवर्ती होने की संभावना थी, लेकिन ये केवल एक संभावना थी। लेकिन किसने कभी कहा था कि कृष वास्तव में एक अनुभवी उत्परिवर्ती था, और यहाँ तक कि उसके पास दो क्षमताएं भी थीं। वास्तव में ये तीन थीं: सुपर स्पीड, सुपर ताकत और अंत में टेलीकिनेसिस क्षमता। जब वह आदमी अभी भी इस बारे में सोच रहा था, कृष शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुका था। राजपुर शहर की तरह रेजी शहर भी शहर से बाहर निकलते ही जंगल से घिरा हुआ था। शहर से बाहर निकलकर कृष रुका नहीं, बल्कि जंगल की ओर निकल पड़ा। एआई के जरिए उसने पहले ही इस जंगल के बारे में पता लगा लिया था और समझ गया था कि वहां कोई भी खूंखार जानवर मौजूद नहीं है।
खैर, जानवर तो मिल गए, लेकिन वे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में थे, लेकिन इस दिशा में नहीं, बल्कि विपरीत दिशा में। कृष जिस दिशा में जा रहा था, वह मध्य प्रांत की ओर जा रही थी। शहर से काफी दूर निकलकर कृष आखिरकार रुक गया। इतनी लंबी दूरी तक दौड़ने के बावजूद कृष बिल्कुल थका नहीं था, उसे पसीना भी नहीं आ रहा था। उसने उस आदमी की तरफ देखा जो अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता से मुक्त होने के बाद पहले ही नीचे गिर चुका था। अब समय आ गया था कि वह उससे जवाब मांगना शुरू करे। जवाब देना शुरू करो, नहीं तो हर एक पल के लिए जो तुम खोओगे, मैं तुम्हारी एक हड्डी तोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम एक से अधिक हड्डियां खो दोगे तो तुम बदकिस्मत होगे। कृष ने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा जो जमीन पर पड़ा था और अपने पैरों पर खड़े होने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। जब उस आदमी ने कृष की बातें सुनी तो वह चौंक गया। उसने बड़ी मुश्किल से निगला, फिर आखिरकार अपने पैरों पर वापस खड़े होने की कोशिश की। कृष जिस गति से आगे बढ़ रहा था, उसकी वजह से उस आदमी को थोड़ा चक्कर आ रहा था और उसे अपने पैरों पर वापस खड़े होने में काफी समय लगा। लेकिन वह अभी अपने पैरों पर वापस खड़ा ही हुआ था कि अचानक कृष उसके पास आ गया। बिना ये जाने कि कब कृष ने किसी तरह उन दोनों के बीच की दूरी, जो लगभग 3 मीटर थी, तय कर ली थी और अब वह आधे मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। दरार! इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके हाथ से अचानक चटकने की आवाज आई। उसी समय उसकी कलाई से ऊपर की ओर तेज दर्द उठा, जिससे वह चीख पड़ा। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि किसी तरह कृष ने उसका हाथ तोड़ दिया है। कृष उसके पास आने के अलावा और कुछ नहीं हिला था, लेकिन फिर भी उसका हाथ टूट गया था। वह व्यक्ति दर्द सहता रहा और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना टूटा हुआ हाथ पकड़ रखा था, जो कलाई से टूटा हुआ था। उसी समय उसे इस तथ्य की याद दिलाई गई कि कृष के पास टेलीकिनेसिस क्षमता थी। इसके अतिरिक्त कृष ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यदि वह नहीं बोलेगा तो उसकी एक हड्डी कट जाएगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वह एक बार में एक हड्डी ही खोएगा। नकाब के पीछे वह आदमी पहले से ही पसीने से तर था। डर के कारण उसकी सांसें पहले से ही अस्थिर हो गई थीं। उस समय उसे जो दर्द हो रहा था, उसके बारे में सोचते हुए तथा ये कल्पना करते हुए कि उसका बायां हाथ भी टूट जाएगा, उस व्यक्ति ने तुरंत निर्णय लिया कि उसे खुलकर बोलना चाहिए। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, मुझे आकर ऐसा करने का आदेश दिया गया था। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता और मुझे दिए गए आदेशों की अवहेलना करता, तो इसके बजाय मुझे ही मार दिया जाता। उस आदमी ने उन्माद में कहा, लगभग चिल्लाते हुए। कृष ने उसके शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वह बस उसे देखता रहा। जाहिर है कि वह उस आदमी से और अधिक उत्तर की अपेक्षा कर रहा था। कृष की निगाहों में कोई उतार चढ़ाव न देखकर वह व्यक्ति समझ गया कि उसे जो कुछ कहा है, उससे अधिक कुछ कहने की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम साथी परिवार के बारे में जानते हो, है न? साथी परिवार ने ही मुझे तुम्हारे पीछे भेजा था। मुझे बताया गया था कि मुझे तुम्हें खत्म करना है, क्योंकि तुम एक छिपे हुए खतरे हो। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शुरू में आप एक छोटे से मच्छर थे, जिसे वे किसी भी समय मार सकते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, किसी तरह आप में सुधार होता गया। उन्हें डर है कि अगर आप जीवित रहे तो आप भविष्य में उनके लिए परेशानी खड़ी कर देंगे, खासकर तब जब वे सफल होने वाले हैं। वे ऐसा कुछ नहीं चाहते जिससे उनकी योजना में बाधा आए जो पहले से ही चल रही है और पूरी होने वाली है। जहां तक असली योजना का सवाल है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ एक निम्न स्तर का सदस्य हूं और मैं महत्वपूर्ण जानकारी तक नहीं पहुंच सकता। कृपया मुझे छोड़ दें, मैं आपसे विनती करता हूं। वह आदमी चिल्लाया। कृष ने जब सुना कि उस आदमी को वास्तव में साथी परिवार ने भेजा था, तो वह अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। साथी परिवार म्यूटेंट के साथ शामिल था। इससे पहले जब उसने एआई से रेवन भाड़े के सैनिकों और साथी परिवार के बारे में जानकारी खोजने के लिए कहा था, तो एआई को कुछ ऐसा मिला जिसने उसे रोक दिया। एआई के अनुसार ये दीवार जैसा कुछ था, लेकिन ये सामान्य फायरवॉल की तरह कोड से नहीं बना था। उस समय कृष का मानना था कि दोनों सेनाएं एक ऐसी विधि का उपयोग कर रही थीं, जिसका उपयोग करके वे एआई को उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने से रोक सकें। और अब ऐसा लग रहा था कि यह विधि ऐसी तकनीक नहीं थी जो एआई से परे के स्तर की थी, बल्कि इसके बजाय ये कुछ अलौकिक था। साथी परिवार में कितने म्यूटेंट हैं? कृष ने कुछ क्षण मौन रहने के बाद पूछा। साथी परिवार में 17 म्यूटेंट हैं। ये वे हैं जिनके बारे में मैंने सुना है या जाना है। अगर उनके पास कोई और म्यूटेंट है तो मुझे नहीं पता, आदमी ने जवाब दिया। और इससे पहले कि कृष कुछ कह पाता, उस आदमी ने आगे कहा, साथी परिवार का ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के साथ सहयोग है। इस भाड़े के समूह में म्यूटेंट भी हैं और इस भाड़े के समूह के भीतर म्यूटेंट की संख्या साथी परिवार से अधिक है। मुझे जो पता है उसके अनुसार भाड़े के सैनिकों के समूह में कम से कम 23 म्यूटेंट हैं।
वे इस भाड़े के सैनिकों के समूह के मुख्य सदस्यों में से हैं, और साथ ही परिवार की तरह वे लोग हैं जिनके बारे में मैंने सुना है। जहां तक उनके पास और भी हैं, मुझे वास्तव में नहीं पता। ये सुनकर क्रिश थोड़ा उदास हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे कम से कम 40 म्यूटेंट से निपटना था, और ये वे म्यूटेंट थे जिनके बारे में पता था। क्या आपने जिन लोगों का उल्लेख किया है उनमें दोनों सेनाओं के नेता शामिल हैं? क्रिश ने पूछा। नहीं, वास्तव में मुझे विश्वास नहीं है कि दोनों परिवारों के नेता म्यूटेंट हैं, आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। क्रिश ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और फिर पूछा, क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि वे साधारण हैं? इस व्यक्ति ने जिस तेजी से जवाब दिया, उससे ये स्पष्ट था कि उसे अपनी बात पर पूरा भरोसा था। क्या ये हो सकता है कि दोनों सेनाओं के नेता सामान्य लोग ही थे? साथ ही परिवार का नेतृत्व एक सामान्य व्यक्ति द्वारा किया जाना संभव था। लेकिन भाड़े के सैनिकों के समूह के बारे में क्या? क्या उत्परिवर्ती भाड़े के सैनिक किसी सामान्य व्यक्ति का अनुसरण करेंगे? ये भाड़े के सैनिकों से बिल्कुल अलग था, है न? ज्यादातर भाड़े के सैनिक या तो खुद नेता बनना चाहेंगे या फिर अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों का अनुसरण करेंगे। वे कमजोर लोगों का अनुसरण कैसे करेंगे? वे साधारण लोग नहीं हैं, और वे उत्परिवर्ती नहीं हैं। वे उत्परिवर्ती से परे हैं। उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिसने क्रिश को अंदर तक झकझोर दिया। अध्याय 358 उन्मूलन की योजना। मध्य प्रांत, एक जंगल के भीतर एक भूमिगत तहखाना था। इस भूमिगत तहखाने के भीतर एक छिपी हुई सुविधा थी जो अपना खुद का अनुसंधान कर रही थी। ये स्पष्ट रूप से एक गुप्त अड्डा था जिसमें गुप्त गतिविधियां नहीं होती थीं। और जो बात कई लोगों को चौंका सकती है वह यह है कि सरकार को भी यहाँ चल रहे प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं था। इस भूमिगत प्रयोगशाला में कई वैज्ञानिक थे। ये सभी वैज्ञानिक दुनिया के अलग अलग देशों से थे और आनुवंशिकी के मामले में वे बेहद कुशल थे। अगर लोग इन वैज्ञानिकों को देखेंगे तो वे बहुत हैरान हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन सभी को मृत मान लिया गया है। उन्हें पहले ही दफना दिया जा चुका है और लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो चुके हैं। लेकिन वे यहाँ जीवित थे और वर्तमान में एक शोध कर रहे थे, और उनके चेहरे पर भाव देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वास्तव में उन्हें मजबूर नहीं किया गया था, बल्कि इसके बजाय वे यहाँ होने से खुश थे। यह ऐसी चीज थी जिसे ज्यादातर वैज्ञानिक पसंद करते। उन्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता जिस पर वे शोध कर सकें। यहाँ उन्हें जो वित्तीय सहायता मिल रही थी उसे देखते हुए वे अपने क्षेत्र में किसी भी तरह का शोध करने में सक्षम थे। इस समय एक कार्यालय में, जो अभी भी भूमिगत सुविधा के भीतर था, 4 लोगों के बीच बातचीत हो रही थी। वे सभी इस समय मुखौटे पहने हुए थे। अगर क्रिश देखता तो पाता कि यह उस आदमी जैसा था जिसे उसने अभी अभी उसे मारने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। हमने उसे भेजे हुए 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन वह वापस नहीं आया है। ये स्पष्ट संकेत है कि या तो उसे लक्ष्य नहीं मिला है या वह मर चुका है। चारों में से एक अचानक बोला। बाकी लोग कुछ देर तक चुप रहे। फिर एक और ने टिप्पणी की, हम उसके लक्ष्य को ना पा पाने की किसी भी संभावना को समाप्त कर सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार हम पहले से ही जानते हैं कि वह इस समय रेजी सिटी में है। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही नतीजा बचता है, जिसका मतलब है कि वह पहले ही मर चुका है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस बात की बहुत संभावना है कि वह युवा अभी म्यूटेंट है, लेकिन तुमने मेरी बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। पहला व्यक्ति फिर बोला, बेशक हमने आपको गंभीरता से लिया। हमने उसे बताया कि इस बात की संभावना है कि लक्ष्य एक उत्परिवर्ती है, इसलिए उसे सावधान रहना होगा ताकि वह बिना किसी बाधा के उस युवा से निपट सके। एक और ने टिप्पणी की, ये काफी नहीं है, म्यूटेंट से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा हमें नहीं पता कि उसके पास कौन सी क्षमता है। इससे चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर हम म्यूटेंट भेजते हैं और जो म्यूटेंट हम भेजते हैं वह उस युवा की क्षमता के सामने कमज़ोर होता है, तो ये पूरी तरह से बेकार होगा। हम बेकार में ही म्यूटेंट खो देंगे। उस व्यक्ति ने कहा जो अब तक चुप था। आप क्या सुझाव दे रहे हैं? एक ने पूछा, लेकिन बाकी तीनों ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी अभी बात की थी। उनकी आंखों और बोलने वाले व्यक्ति के लहजे से यह स्पष्ट था कि वे उसकी बात सुनने के लिए तैयार थे। इसके अलावा बाकी तीनों के व्यवहार में भी एक प्रकार की अधीनता थी। इससे यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता था कि वह व्यक्ति बाकी लोगों की तुलना में उच्च पद पर था। यह बहुत आसान है, एक ही समय में 2 म्यूटेंट भेजो। ये म्यूटेंट एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होने चाहिए। इस तरह हमारे लिए उससे निपटना आसान हो जाएगा। आदमी ने शांति से कहा, क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं है? सिर्फ एक म्यूटेंट भेजना ही जोखिम भरा है। आखिरकार सरकार तभी बता पाएगी कि म्यूटेंट मौजूद है जब वे कार्रवाई करेंगे।
और अगर हम एक ही समय में 2 म्यूटेंट भेजते हैं तो उनका पता लग सकता है, जिसके कारण सरकार के म्यूटेंट उन दोनों को खोज सकते हैं। उनमें से एक ने पूछा, आप क्या सोचते हैं, अभी क्या महत्वपूर्ण है? यदि यह सच है कि वह युवा पहले से ही उत्परिवर्ती बन चुका है, तो इसका मतलब है कि उसके माता पिता ने उसे खत्म करने से पहले उसमें कुछ प्रकार का परिवर्तन किया था। उन्होंने ही इस परियोजना की शुरुआत की थी और इस बात की बहुत संभावना है कि जब तक इस बच्चे को पर्याप्त समय दिया जाता है, वह अपनी क्षमताओं के बारे में और अधिक जानने में सक्षम हो जाएगा। उस समय अगर वह हमें ढूंढने आएगा तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। समूह में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति ने जवाब दिया, ये सच है, वह खतरनाक है, लेकिन इस समय नहीं। अगर हम उसे जिंदा पकड़ लें तो क्या होगा? हमें उसे यहाँ लाने के लिए नजरें फेरनी होंगी, उसके बाद ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होगी। या तो वह हमारे साथ जुड़ जाए या फिर हम उसके शरीर का इस्तेमाल शोध के लिए करें, ताकि पता लगाया जा सके कि उसे म्यूटेंट बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया। एक और ने टिप्पणी की, ये थोड़ा परेशानी भरा है। आपने जो कहा वह सही है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी है। लेकिन हमें वास्तव में क्या करना चाहिए? हम उसे बढ़ने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर यह पता चलता है कि उसके शरीर में बेहतर क्षमता है और भविष्य में वह परेशानी का सबब बन जाता है, तो हालात हमारी उम्मीद से भी बदतर हो जाएंगे। उसे हमारे साथ लाने का विचार असंभव है। हम उसके माता पिता की मौत में शामिल थे और मुझे विश्वास है कि उसे इसके बारे में पता भी हो सकता है। इसलिए उसे हमारे साथ लाने का एकमात्र विकल्प उसके शरीर का प्रयोगों के लिए करना है। ये सही है। अगर वह जीवित है तो ये बेहतर होगा। कम से कम अगर वह जीवित है तो हम कई और प्रयोग कर सकते हैं, ताकि उसकी जीवित कोशिकाओं से बहुत कुछ जान सकें। ठीक है, मैंने ये निर्णय ले लिया है। हम 3 म्यूटेंट भेजने जा रहे हैं। मुझे पता है कि 3 म्यूटेंट भेजना बेहद खतरनाक है, लेकिन हम बेहतर भविष्य के लिए उनकी बलि दे सकते हैं। वे वहां जाएंगे और उसे वश में करने की कोशिश करेंगे। अगर यह मुश्किल हो जाए तो वे उसे मार सकते हैं, फिर शव वापस ला सकते हैं। भले ही यह मृत शरीर का उपयोग करने के लिए पर्याप्त न हो, फिर भी उसके शरीर का उपयोग करना पर्याप्त है। हम शोध में सफल होने वाले हैं और जब तक हमें थोड़ी बहुत मदद मिलती रहेगी, हमारे लिए सफल होना मुश्किल नहीं होगा। उस समय हमें उस बच्चे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वास्तव में हमें उसके विकास से डरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं साथी को इस योजना के बारे में बता दूंगा। उन्हें कम से कम इसमें शामिल होने वाले म्यूटेंट में से एक का योगदान तो देना ही चाहिए। यह असंभव है कि हम अकेले ही जोखिम उठाएं, क्योंकि वे भी इसमें शामिल हैं। चारों के बीच बातचीत खत्म हुई और एक निर्णय लिया गया। 3 म्यूटेंट को लक्ष्य की तलाश में भेजा जाना था, जो कोई और नहीं बल्कि क्रिश था। ये स्पष्ट था कि वे क्रिश के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे और वे समझ गए थे कि उसकी ताकत वर्तमान में सामान्य से परे थी। वे इस दौरान क्रिश पर नजर रख रहे थे, जो एक प्रयोग का हिस्सा था। अन्यथा वे उसे बहुत पहले ही खत्म कर चुके होते, जब वह अभी भी सड़कों पर संघर्ष कर रहा था। वे बस ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि क्रिश के माता पिता ने उसके लिए कुछ छोड़ा है या नहीं। और अब तक ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने उसके लिए छोड़ा था, वह उसके शरीर के अंदर था, कुछ ऐसा जो उसे ताकत दे रहा था। और ये देखते हुए कि जिस व्यक्ति को उन्होंने क्रिश को मारने के लिए भेजा था, वह आज तक वापस नहीं आया था, उन्हें लगा कि उसे पहले ही मार दिया गया है। और चूंकि ऐसा था, इसलिए इस बात की बहुत संभावना थी कि क्रिश ने ही उसे मारा था। क्रिश को नहीं पता था कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। इसके बजाय वह उस जानकारी को संसाधित कर रहा था जो उसे दी गई थी। यह उसके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। क्या वास्तव में कोई ऐसा स्तर था जो उत्परिवर्ती स्तर से परे था? उसे इस बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि भविष्य में उसे बेहद सावधान रहना होगा। इसके अलावा उसे उम्मीद थी कि जीवन जल्द ही बाहर जाने लगेगा। उस घटना को 1 सप्ताह हो चुका था, लेकिन जीवन किसी भी ऐसे मिशन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था जिसमें उसे भाड़े के सैनिकों से निपटना पड़े। ब्लडहाउंड मर्सेनरी समूह के लिए उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने जीवन को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की, जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि वह इस दौरान राजपूत निवास के भीतर था और वे रेजी सिटी के भीतर थे। चाहे क्रिश कितनी भी उम्मीद क्यों न रखता हो, ऐसा नहीं था कि वह कुछ बदलने वाला था। वह जीवन से यह नहीं कह सकता था कि वह आगे बढ़े और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा ले, है न? बस यही था कि क्रिश के लिए ऐसा करना असंभव था। लेकिन अगर उसे ऐसा करना पड़ता तो वह वाकई ऐसा करना चाहता, ताकि उसे सिस्टम से ज्यादा इनाम मिल सके और वह ज्यादा मजबूत हो सके। उसका मानना था कि उसे जो टेलीकिनेसिस क्षमता मिली थी, वह भाड़े के सैनिकों के समूह और साथी परिवार से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अध्याय 359 एक और भाड़े का समूह। उस दिन को 1 सप्ताह हो चुका था जब उस पर हमला हुआ था।
दूसरे पक्ष से जो चाहा था उसे पाने के बाद कृष्ण ने उसे जीवित नहीं छोड़ा। चूंकि दूसरा पक्ष उसे मरवाना चाहता था, जाहिर है कृष्ण भी यही चाहता था, इसलिए उसने उसे मार डाला और उसके शव को जंगल में छोड़ दिया। उसे लगा कि जल्द ही उस पर फिर से हमला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह इसे बदल सके। वह सिर्फ इतना कर सकता था कि जब दुश्मन हमला करने आए तो उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार रखे। इसलिए कृष्ण ने फैसला किया कि उसे यथासंभव किसी भी तरह की खामी को खोजने की कोशिश करनी होगी जिसका इस्तेमाल करके वह सिस्टम से और भी ज्यादा इनाम पा सके। साथ ही उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि जिस दिन से उसने कई लोगों को अंगरक्षक के रूप में काम पर लगाया था, तब से उसे सिस्टम से कोई इनाम नहीं मिला। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में कृष्ण को यकीन नहीं था, इसलिए उसने तुरंत सिस्टम से इसके बारे में पूछा, ये सोचकर कि क्या उस हिस्से के लिए इनाम प्रणाली मिशन पूरा करने के बाद मिलने वाले इनाम से पूरी तरह अलग थी। इसके जवाब में सिस्टम ने केवल एक संकेत के साथ प्रतिक्रिया दी। मेजबान के अधीन अंगरक्षक कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के लिए इनाम या नुकसान का निपटान महीने के अंत में किया जाएगा। कृष्ण को राहत मिली। कम से कम ऐसा तो नहीं था कि सिस्टम इस बारे में भूल गया था। हालांकि वह इस बात को लेकर काफी उत्सुक था कि महीने के अंत में उसे क्या मिलने वाला है। इस बात की संभावना थी कि उसे कुछ भी न मिले, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि खतरा हो। कभी कभी एक बॉडीगार्ड सिर्फ वहां मौजूद रहता है और पूरे 1 या 2 महीने तक किसी भी तरह का खतरा नहीं होता। कुछ परिदृश्यों में कोई व्यक्ति अपने क्लाइंट को बचाए बिना भी अनुबंध पूरा कर सकता है। डिंग! अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। जब कृष्ण ने उसे चेक किया तो उसे पता चला कि यह जीवन का मैसेज था। संदेश के अनुसार जीवन ने कहा था कि ईगल टीम एक और मिशन के लिए तैयार है। इस बार वे ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह से निपटने नहीं जा रहे थे, बल्कि यह एक अलग भाड़े के सैनिकों का समूह था। ये भाड़े का समूह बड़ा नहीं था, ब्लडहाउंड भाड़े के समूह के बराबर का नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये काफी बड़ा था, काफी प्रसिद्ध था। बस इसमें ब्लडहाउंड भाड़े के समूह जितनी ताकत नहीं थी और यह शायद ही कभी काम करता था। हालांकि उन्होंने शायद ही कभी कार्रवाई की, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे पहले दर्जे के शहरों में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन किसी कारण से उन्होंने वास्तव में रेजी शहर के भीतर कार्रवाई करने का फैसला किया था। खुफिया विभाग द्वारा पहले ही सूचना भेज दी गई थी कि इस शहर में भाड़े के आतंकवादियों का एक समूह है जो एक खास व्यवसायी की हत्या की योजना बना रहा है। कृष्ण को आश्चर्य हुआ। जीवन को घर से बाहर निकले हुए 2 सप्ताह हो चुके थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे कोई मिशन पूरा करना था। वह काफी उत्सुक था कि क्या उन्होंने पहले ही उस गद्दार से निपट लिया है जो विशेष इकाई में था। लेकिन यह ऐसी बात नहीं थी जिससे उसे वास्तव में चिंता थी। असल में कृष्ण को वाकई उम्मीद थी कि उन्होंने गद्दार से निपटा नहीं होगा। आखिरकार इससे जीवन को और भी ज्यादा खतरा होगा, जो कि कृष्ण के लिए फायदेमंद था। ये स्वार्थी था, लेकिन फिर भी वह क्या कर सकता था। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह सिस्टम का फायदा उठा सकता था और उससे ज्यादा इनाम पा सकता था। कृष्ण के पास इस समय करने के लिए कुछ भी नहीं था। अगले दिन साल का अंत होने वाला था, लेकिन कृष्ण का जश्न मनाने का कोई इरादा नहीं था। आखिर वह जश्न मनाए भी तो क्या। शायद वह इस बात का जश्न मना रहा था कि इस साल उसे यह सिस्टम मिल गया और उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन उसकी जिंदगी में तब तक कोई खास बदलाव नहीं आया जब तक कि उसने छिपे खतरों से नहीं निपटा। उन्होंने पहले ही उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसका अर्थ था कि यदि वह इसी तरह रहता तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि जल्द ही उस पर हमला हो सकता था और उसकी मौत भी हो सकती थी। इसके अलावा क्या उसे अकेले ही जश्न मनाना चाहिए था? जब उसके माता पिता जीवित थे तब उसके पास वास्तव में इतने दोस्त नहीं थे, और जब से उसके माता पिता की मृत्यु हुई है वे बहुत पहले ही अलग हो गए थे। जिस समय तक वह सड़कों पर रह रहा था उस समय उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था, बस 1 या 2 सहकर्मी और ऐसे ही कुछ परिचित ही थे। कृष्ण को इसकी आदत हो चुकी थी, उसे जश्न मनाने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। भले ही बहुत से लोगों ने अगले दिन जश्न मनाने के लिए पहले से ही अपनी तैयारियां कर ली थीं। वह अपनी BMW 7 सीरीज में अपने विला से निकलकर सीधे रॉबर्ट के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा उसने पाया कि जीवन पहले से ही प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा था। आपको देखकर अच्छा लगा, काफी समय हो गया। कार में बैठने के बाद जीवन ने टिप्पणी की। हाँ, काफी समय हो गया है, कृष्ण ने जवाब दिया। वैसे हम पहले ही गद्दार को ढूंढ चुके हैं। ये काफी अविश्वसनीय है, लेकिन गद्दार वास्तव में विशेष इकाई के उच्च अधिकारियों का सदस्य था। मुझे वास्तव में नहीं पता कि वे उस आदमी को उस भाड़े के समूह में शामिल होने के लिए कैसे मना पाए। जीवन ने कृष्ण के पूछे बिना ही कहा।
क्रिश भी हैरान था। ये पता लगाना बेहद मुश्किल था कि स्पेशल यूनिट का सदस्य वास्तव में भाड़े के सैनिकों के समूह का सदस्य था, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह स्पेशल यूनिट से भी ऊपर था। ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों का समूह इतना शक्तिशाली था कि वह किसी को एक विशेष इकाई में शामिल करने में सक्षम था, जिसका काम भाड़े के सैनिकों से निपटना था। अगर यह मामला पहले ही निपट चुका है तो यह अच्छी बात है। क्रिश ने कुछ क्षण मौन रहने के बाद जवाब दिया। जीवन अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। ऐसा क्यों लगा कि क्रिश खुशखबरी सुनकर थोड़ा निराश हो गया। क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए था कि ऐसा कुछ हुआ? आखिर जीवन को बचाने के लिए उसे खतरे में तो नहीं पड़ना पड़ेगा, है ना? हम कहाँ जा रहे हैं? क्रिश ने जीवन को सोचने का मौका नहीं दिया और पूछा। चलो शहर के पूर्वी हिस्से की ओर चलते हैं। हम वहाँ विशेष इकाई के बाकी सदस्यों से मिलने जा रहे हैं। उसके बाद हम भाड़े के सैनिकों के समूह के अड्डे की ओर प्रस्थान करेंगे, जो इस शहर में हमला करने की योजना बना रहे हैं। जीवन ने जवाब दिया। क्रिश ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि वह शहर के पूर्वी हिस्से की ओर गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में जीवन ने उसे रास्ता बताया और थोड़ी देर बाद वे आखिरकार पहुंच गए। वे दोनों कार से उतरे। इस समय वे साधारण कपड़े पहने हुए थे। वे एक रेस्तरां में घुस गए। यह कोई बड़ा रेस्तरां नहीं था, लेकिन काफी अच्छा था। जैसे ही वे अंदर आए, वे सीधे एक कोने की ओर चले गए। वहां एक बड़ी गोल मेज थी और उस मेज के चारों ओर पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। वहां उपस्थित लोगों में ईगल टीम का कप्तान ओमवीर भी था। उसके अलावा एक और व्यक्ति जिससे क्रिश थोड़ा परिचित था, वह था माउस, जो भी वहां मौजूद था। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। बेशक अगर वे अपनी वर्दी के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट आदि पहनते तो वे अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर सकते थे। तुम दोनों वहां हो। उस दिन के बाद तुम दोनों पूरी तरह से गायब हो गए। जबकि हम सभी समय समय पर मिलते रहे हैं, तुम दोनों ने सिर्फ अपने आप को अलग रखने का फैसला किया है ना? ओमवीर ने उन दोनों को देखते हुए कहा जो अभी अभी आए थे। आप मेरे परिवार को जानते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वे समझते हैं कि विशेष इकाई के सदस्य के रूप में मेरी भूमिका क्या है। वे इतने ज्यादा सुरक्षात्मक हैं कि उन्होंने मुझे तब तक परिवार के घर से बाहर नहीं निकलने दिया जब तक कि देशद्रोही से निपटा नहीं गया। ओमवीर के बगल में बैठते हुए जीवन ने जवाब दिया। गद्दार का नाम सुनते ही माहौल अचानक गंभीर हो गया। हर कोई इस बात से हैरान था कि स्पेशल यूनिट में एक गद्दार मौजूद है। ये कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था, लेकिन यह वास्तव में हुआ था। लेकिन साथ ही यह अच्छी बात थी कि इससे पहले ही निपटा जा चुका था। अन्यथा चीजें और भी जटिल हो जाती, खासकर अगर कोई गद्दार इस विशेष इकाई टीम का सदस्य होता। अभी इस बारे में बात नहीं करते। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आगे की व्यवस्थाएं करते हैं। हमें आज रात ही कार्रवाई करनी होगी, इसलिए जाहिर है आपको तैयार रहना होगा। जैसा कि आप समझते हैं, भाड़े के सैनिकों से निपटना हमेशा जोखिम भरा होता है। ओमवीर ने हाथ हिलाते हुए कहा। जीवन ने कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि अपने बगल में बैठे क्रिश की ओर देखा। पिछले 2 हफ्तों में उसने क्रिश के बारे में पहले ही छानबीन कर ली थी, लेकिन उसे पर्याप्त जानकारी नहीं मिली थी। कम से कम वह जानकारी तो नहीं जो उसे संतुष्ट कर सके। बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त होने के बावजूद उन्हें लगा कि इसमें अभी भी कमी है, जैसे कि क्रिश के बारे में जानकारी छिपाई गई हो या ऐसा कुछ। वैसे क्या आपको लगता है कि विशेष इकाई में एक और गद्दार के होने की संभावना है? माउस ने अचानक पूछा। अध्याय 360 अपहरण। ये सवाल सुनते ही वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी लोग थोड़ा घबरा गए। अगर यह सच है कि स्पेशल यूनिट में कोई और गद्दार है, तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे। पहले तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि स्पेशल यूनिट में कोई गद्दार मौजूद है, और इसी वजह से जब भी उन्हें भाड़े के सैनिकों से निपटना होता था तो वे हमेशा बहुत स्वतंत्र रहते थे। लेकिन इस बार यह बिल्कुल अलग था। ये जानना कि आपके बीच कोई गद्दार हो सकता है और जिस मिशन को आप संभालने जा रहे हैं वह वास्तव में एक जाल हो सकता है, जाहिर है कि कोई भी इससे सहज नहीं होगा। हम इस दिशा में नहीं सोचेंगे, बस यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। ओमवीर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। एक और पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर बाद में ओमवीर ने योजना के बारे में बात करना शुरू किया। जाहिर है, रेस्टोरेंट में रहते हुए योजना के बारे में ज्यादा बात कर पाना उसके लिए असुविधाजनक था। इसलिए उन्होंने जाने से पहले बस कुछ बातें कहीं। सभी को खुद को तैयार करना था, क्योंकि मिशन रात में होने वाला था। जीवन और क्रिश साथ साथ निकले और तैयारी करते हुए वॉकी टॉकी के जरिए दूसरों से संवाद करते रहे। योजना पहले से ही तैयार थी और हर व्यक्ति को भेजी गई थी। जिन भाड़े के सैनिकों से उन्हें निपटना था, उनके बारे में जानकारी पहले ही भेज दी गई थी।
वे एक छोटे से भाड़े के सैनिक समूह से संबंधित थे, लेकिन फिर भी उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। वे छोटे भाड़े के सैनिकों के समूह में सबसे कुशल सैनिक थे और इस बार वे रेजी शहर में मौजूद एक मनोरंजन कंपनी के मालिक को निशाना बना रहे थे। जानकारी के अनुसार भाड़े के सैनिकों को उस रात कार्रवाई करनी थी। चूंकि यह जश्न का समय था, इसलिए ये स्पष्ट था कि कई लोगों ने अपनी सतर्कता कम कर दी थी। इसी कारण से भाड़े के सैनिकों ने उस रात कार्रवाई करने का फैसला किया। वे उस समय हमला करने की योजना बना रहे थे जब वह उस जगह से निकल रहा था जहां वह अपने परिवार के साथ जश्न मना रहा था। क्रिश को कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं थी, उसे बस इतना ध्यान रखना था कि वह अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का इस्तेमाल जहां जरूरी हो वहां करे, लेकिन सतर्कता से। अगर संभव हो तो वह वास्तव में टेलीकिनेसिस क्षमता का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह भाड़े के सैनिकों से निपटने जा रहा था, उसे एक जीवन बचाने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता हो सकती है। आखिरकार ये सुनिश्चित करके कि जीवन का जीवन बच गया है, वह सिस्टम से अधिक पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होगा। रात का समय आ गया था। उस समय जश्न के माहौल के कारण रात के 9 बजने के बावजूद सड़कें अभी भी भीड़भाड़ वाली थीं। यातायात अभी भी जाम था, कई लोग आखिरकार घर वापस जा रहे थे। अन्य लोग अभी भी अलग अलग जगहों पर जश्न मना रहे थे और वे शायद नए साल के शुरू होने के अगले दिन ही घर वापस जा पाएं। इस समय जीवन और क्रिश कार में बैठे थे। वे एक होटल से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। इस समय जीवन अपनी विशेष यूनिट की पोशाक में था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि वह थोड़ा चिंतित था। संभावना थी कि यह उसके साथ निपटने का एक और जाल था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। देश में घुसने और लोगों की हत्या करने की हिम्मत करने वाले भाड़े के सैनिकों को खत्म करना उसका कर्तव्य था। भाड़े के सैनिकों की मौजूदगी ने देश में शांति और व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। यही कारण था कि भाड़े के सैनिकों को बेअसर करने के लिए विशेष इकाई बनाई गई थी, क्योंकि पुलिस भाड़े के सैनिकों के समूह से निपटने में सक्षम नहीं थी। तैयार हो जाओ, परिवार बिल्डिंग से निकलने वाला है। इसी समय वॉकी टॉकी से ओमवीर की आवाज आई। थोड़ी देर बाद होटल से लोगों का एक समूह बाहर आया। सबसे आगे एक मोटा ताज़ा आदमी था। उसकी दाढ़ी खुरदरी दिख रही थी। वह अपने आसपास के लोगों से बात करते हुए मुस्कुरा रहा था। वे दोनों देखते रहे जैसे ही गाड़ियां आईं और समूह को चुना। सबसे आगे वाला आदमी सबसे पहले आने वाली कार में बैठ गया, जो एक रोल्स रॉयस फैंटम थी। जिस कार में वह बैठा था उससे ही यह स्पष्ट था कि वह काफ़ी अमीर था। क्रिश ने गाड़ी चलाना शुरू किया और कारों के काफिले के पीछे चल पड़ा। वे काफ़ी धीमी गति से चल रहे थे क्योंकि उस समय यातायात काफ़ी व्यस्त था। वे शहर के बाहरी इलाके की ओर जा रहे थे। यहीं पर उस व्यवसायी की हवेली थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, यातायात कम होता गया और इस प्रकार उनकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। लेकिन तभी अचानक वे शहर के मध्य से बाहर निकले ही थे और शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे ही थे कि अचानक रोल्स रॉयस कार, जिसमें वह व्यवसायी बैठा था, ने तेजी से चलना शुरू कर दिया। शुरू में तो कार बाकी कारों की ही तरह चल रही थी, लेकिन जब अचानक से प्रेत ने तेज गति से चलना शुरू किया तो उसने तुरंत ही आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक व्यवसायी के रूप में ये सामान्य बात थी कि उनके पास कई अंगरक्षक थे और अंगरक्षक वर्तमान में अलग अलग कारों में चल रहे थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि कार तेज गति से आगे बढ़ रही है, उन्होंने भी अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी और भूत के पीछे पीछे चलने लगे। शुरू में अगर कार की गति भी बढ़ जाती तो भी कुछ गलत नहीं होता, लेकिन ये पूरी तरह से अलग बात थी क्योंकि वह प्रेत एक बिल्कुल अलग रास्ते की ओर जा रहा था, न कि उस रास्ते की ओर जो व्यवसायी के घर की ओर जाता था। लानत है, हम लापरवाह थे। हमने सोचा था कि वे हमला करने वाले हैं, जबकि हम शहर के बीचों बीच से थे, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। जीवन ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा। उसने क्रिश की ओर देखा और उसे गति बढ़ाने और प्रेत का पीछा करने के लिए कहा, लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस समय क्रिश पहले ही एक्सीलेटर पर पैर रख चुका था और प्रेत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इसी समय जीवन को एहसास हुआ कि क्रिश गाड़ी चलाने में भी माहिर है। जिस तरह से वह कार को आगे बढ़ाता था, बाएं और दाएं कारों को ओवरटेक करता था, वह केवल एक कुशल ड्राइवर ही कर सकता था। जीवन को भी यह अंदाजा नहीं था कि क्रिश इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाएगा। जबकि दूसरी गाड़ियां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, वे क्रिश या उस व्यक्ति जितनी कुशल नहीं थी जो उस समय फैंटम चला रहा था। इसके कारण कुछ ही मिनटों बाद क्रिश और फैंटम के ड्राइवर ने अन्य कारों को खोने में कामयाब हो गए। अब वे पहले से ही शहर से बाहर जा रहे थे। ये ठीक नहीं है।
ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले से ही इस बात की योजना बना ली है कि इससे कैसे निपटना है। वे शहर से बाहर जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि अन्य भाड़े के सैनिक वर्तमान में वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस क्षण हम वहां पहुंचेंगे, युद्ध शुरू होने का समय आ जाएगा। जीवन ने अपने हथियार तैयार करते हुए कहा, आप सभी तैयार हो जाए। किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहें और उस नागरिक को छुड़ाएं जो अभी बंधक बना हुआ है। चाहे कुछ भी हो, आपको ये सुनिश्चित करना है कि उसे कुछ भी न हो। रही बात भाड़े के सैनिकों की, तो उन सभी को मार डालो। इस समय ओमवीर की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। इसी समय कृष को एहसास हुआ कि एक और कार उनके पीछे आ रही है। हालांकि वह काफ़ी दूर थी, लेकिन वह साइड मिरर से उसे देख सकता था। ये स्पष्ट था कि स्पेशल यूनिट टीम में कोई ऐसा व्यक्ति था जो गाड़ी चलाने में भी काफ़ी कुशल था। अन्यथा उस कार का उनसे मिलना असंभव होता। और ये देखते हुए कि ओमवीर ने अभी अभी बात की थी, ये संभव था कि वह उस कार में था। पीछा काफ़ी देर तक चलता रहा, जिससे कृष को पिछली बार की याद आ गई जब वह शर्वानी का अंगरक्षक था। उस समय उसे उसकी ही कार के अंदर अगवा कर लिया गया था और उसके पास कार का काफ़ी देर तक पीछा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, जब तक कि वह उन्हें पकड़ नहीं लेता। ऐसा प्रतीत होता था कि भाड़े के आतंकवादी किसी का अपहरण करने से पहले उसकी कार के अंदर घुसने की आदत डाल रहे थे। जैसे ही कार शहर से बाहर निकली, वह उसी सड़क पर आगे नहीं बढ़ी। इसके बजाय वह सीधे सड़क के किनारे जंगल में चली गई। कृष खुद को थोड़ा सा उदास महसूस करने से नहीं रोक पाया। ये स्पष्ट था कि जंगल में गाड़ियां स्वतंत्र रूप से नहीं चल पाएंगी। फिर भी उसने भी ऐसा ही किया और गाड़ी चलाते हुए जंगल में प्रवेश कर गया। और जैसा कि अपेक्षित था, वे जंगल में जितने गहरे गए, पेड़ों और अन्य वनस्पतियों की संख्या उतनी ही अधिक होती गई। इसलिए पेड़ों के बीच से गुजरना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यदि कृष और प्रेत का चालक दोनों कुशल न होते, तो वे अब तक किसी पेड़ से टकरा गए होते। पीछा काफी देर तक चलता रहा। आखिरकार वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां पेड़ एक दूसरे से बहुत करीब से सटे हुए थे। इसके साथ ही दोनों वाहनों के लिए आगे बढ़ना असंभव था, क्योंकि वे पेड़ों के बीच से ऐसे नहीं निकल सकते थे जैसे कि वे मौजूद ही न हों। जीवन कार से उतरने ही वाला था कि अचानक कृष ने उसे रोक लिया। इस समय उसे लगा कि कुछ बहुत ही असामान्य है। उसे लगा कि कोई है जो उसे देख रहा है, घूर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही एहसास था जैसा उसे एक सप्ताह पहले हुआ था, जब उस पर हमला हुआ था और वह लगभग मारा गया था।